एंड देखते कोई भी उबंटू के वर्जन को उसको पिक कर लेने देते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर उबंटू चालू हो गया, लिटरली उबंटू चालू हो गया। ठीक है, देखो सिंगल लाइन कमांड में हम लोग ने उबंटू सीधा इंस्टॉल कर लिया, उसको यूज कर लिया एंड उसको बंद भी कर दिया, और कितना फास्ट हुआ ये सिर्फ होता है डॉकर की हेल्प से। हेलो, सो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो डॉकर एंड टू एंड। सिर्फ यही वीडियो है जो आपको डॉकर एंड टू एंड अच्छे से सिखा सकता है। एंड सबसे पहले समझते कि भाई डॉकर यूज क्यों करना चाहिए। तो आपने कभी सिनेरियो देखे हो कि आपके कंप्यूटर पे तो कोड काम करता है बट दोस्त के कंप्यूटर पे नहीं कर रहा, आपके टीम मेंबर के कंप्यूटर पे नहीं कर रहा, मे बी आपके सर्वर पे नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। शायद आप विंडोज यूज करते हो, लिनक्स, और जब वो सर्वर पे आता है तो लिनक्स हो जाता है। शायद आपका फ्रेंड में भी पाइथन का दूसरा वर्जन यूज कर रहा है, शायद आप पाइथन 3.10 यूज कर रहे हो, शायद वो पाइथन 3 यूज कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट्स होने की वजह से आपका कोड काम नहीं करता, आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होती, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है डॉकर आपका सॉल्व करता है। तो इसके लिए हमें डॉकर सीखना चाहिए एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे डेवलपमेंट के साथ में भी डॉकर आना चाहिए। अब ये सिर्फ डेवऑप्स तक नहीं है सीमित। डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम है, आप खाली डॉकर डाउनलोड यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको कोई भी मिल जाएगा। इस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड डॉकर पे क्लिक कीजिए और आपका जो भी है मैक है, लिनक्स है, विंडोज है, आप यहाँ से करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं लूंगा AMD 64। अगर आप विंडोज 11 यूजर हो, मतलब विंडोज यूजर हो, तो फिर आप इसे ही इंस्टॉल कर लेना। बाकी अगर आप ARM बेस्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो आप ये वाला ले लेना। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अभी फटाक से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। बट इसे इंस्टॉल करने के पहले आपको विंडोज फीचर एक करके होता है, टर्न एन ऑन ऑफ। इसमें से आपको जाने के बाद में कुछ चीजों को टर्न ऑन करना पड़ेगा। विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इतना टिक कर लोगे ना ये 3 चीज को, तो काफी है। और ये हाइपर वी एक, इसको भी ले लेना। एंड उसके बाद में आपका सिस्टम रिस्टार्ट एक बार होगा। तो कैसा ना, कभी आपको इन फ्यूचर भी अगर आपको वर्चुअलाइजेशन करना होगा विदाउट डॉकर, ओरेकल वगैरह यूज करके, तो वो भी मस्त चल जाएगा। और आपका सिस्टम में एक वर्चुअलाइजेशन चालू होना चाहिए। मोस्टली सिस्टम में होता ही है। व्यू के अंदर आई गेस दिखाता है, देखो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड लिखा हुआ है। अगर बंद है तो वायोज में से आप चालू कर सकते हो। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके करते हैं। फिर थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग ओपन योर सिस्टम रिसोर्सेज। तो ये अपना इंस्टॉल हो चुका है इसको। तो यहाँ पे इफ यू सी डॉकर मेरे पास आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ये कुछ एग्री करने बोल रहा है, तो एग्री कर लेते हैं। इसको स्किप करेंगे एंड यहाँ पे अपना डॉकर इंजन शुरू हो रहा है। कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता है। तो देखो मस्त ये इंस्टॉल हो चुका है, पूरा खाली खाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेनर दिखेगा, इमेजेस दिखेगा, उसके बाद में वॉल्यूम्स है, क्यूबरनेट्स है, न जाने बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं इसको देख के। एक मैं आपको ना डॉकर का डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं CMD खोलता हूँ एंड मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूँ कि डॉकर रन मे बी इंटरएक्टिव मोड उबुंटू, तो एक काम करते हैं, मैं खाली इतना लिख के एंटर कर लेता हूँ एंड देखते कोई भी उबुंटू के वर्जन को उसको पिक कर लेने देते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर उबुंटू चालू हो गया, लिटरली उबुंटू चालू हो गया। ठीक है, इफ यू सी, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, LS करता हूँ। देखो ये मैं उबुंटू के अंदर बिन बूट वगैरह सब उबंटू का चीज आ गया। यहाँ पे देखोगे पीछे तो एक इमेज आ गई है उबंटू की, जो कि 119 MB की है एंड कंटेनर्स, यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है। अब ये तो अब चलिए समझते हैं कि भाई ये इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है। ये तो मेरे को छोटा सा चीज था जो मेरे को आपको दिखाना था कि देखो सिंगल लाइन कमांड में हम लोग ने उबंटू सीधा इंस्टॉल कर लिया, उसको यूज कर लिया एंड उसको बंद भी कर दिया, और कितना फास्ट हुआ ये। तो ये सिर्फ होता है डॉकर की हेल्प से। अभी आप सोचोगे कि भाई ये जो डॉकर है ये कैसे काम कर रहा है विंडोज के ऊपर, क्योंकि विंडोज तो लिनक्स नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपको कोर नहीं समझना तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आप सिर्फ डॉकर प्रैक्टिकल के लिए आए हो तो मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ। एक होता है आपका वर्चुअलाइजेशन और दूसरा वाला सिनेरियो है आपका डॉकर का। तो दोनों में फर्क क्या है? तो क्या होता है ना, आपका जो सिस्टम है चीज वो डिवाइडेड है कि आपका जो बॉटम लेयर है वो तो आपका हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के बाद में ऊपर क्या आता है आपका OS के ऊपर आपका क्या है, हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर क्या होता है? हाइपरवाइजर वो होता है जिसके ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकते हो। लेट से एक लिनक्स है, एक फिर बाद में मैंने कुछ और चला दिया, वैसे बहुत सारे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि आपके सिस्टम पे होता है कर्नल। ठीक है, कर्नल आपको रिसोर्सेज का एक्सेस देता है, बहुत सारी चीजें करता है वो। तो जब हम लोग वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो उस केस में हर एक का खुद का कर्नल होता है छोटा सा। ठीक है, सबको अपना अपना कर्नल मिल जाता है, इसको अपना कर्नल मिल गया, इसको मिल गया। तो ये जो आपका ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ऊपर वाली लेयर के ऊपर, ये वाला पार्ट आपका फुल ब्लोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इस पे विंडोज चला रहे हो, विंडोज 7 चला रहे हो आपने वर्चुअलाइजेशन करके, तो ये जितने भी जीबी का ना, मे बी 10 15 20 जीबी का, वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड क्योंकि इसके पास कर्नल भी है तो इसके पास खुद के रिसोर्सेज भी है, बहुत सारी चीजें है, तो फिर ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खाएगा। लेकिन वही इसके केस में, डॉकर के केस में चीजें बहुत अलग चलती है। यहाँ पे आपका हाइपरवाइजर नहीं
नहीं होता, यहाँ पे आपका होता है डॉकर, जिसको बोलते हैं डॉकर इंजन। डॉकर इंजन क्या करता है इस केस में, वो आप जब भी आप यहाँ पे कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना चाहोगे तो वो क्या करता है, वो ये कर्नल को रखता ही नहीं है। वो क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो कर्नल है वो उसका यूज करता है। तो आप सोचोगे एग्जिस्टिंग सिस्टम का कर्नल, इसका मतलब क्या ऐसा है कि अगर मेरा सिस्टम विंडोज ओएस है तो वो सिर्फ विंडोज की ही चीजों को चला पाएगा? हाँ, ये ऐसा ही है। तो वो सिर्फ विंडोज के ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल सेम यूज करते हैं उसको ही रन कर पाएगा। और वर्चुअलाइजेशन में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हो क्योंकि सबके पास खुद का कर्नल है। तो आप सोचोगे कि अरे रोहन भाई, अगर ऐसी चीज है तो आपने विंडोज के ऊपर लिनक्स को चलाया कैसे? तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, यहाँ पे वो एक नया हाइपरवाइजर का लेयर बना देगा, एक लिनक्स हाइपरवाइजर, एक छोटा सा थिन लेयर, जिसके ऊपर आप अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को चला लो। क्योंकि मोस्टली अंदर दी जो भी बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू हो गया, एल्पाइन हो गया, जितने भी है वो सारे लिनक्स के ही डिस्ट्रोज है, तो आपका वो तो चल जाएगा काम भारी। तो इस केस में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये ना, ये पुराना तरीका है, ये बहुत स्लो तरीका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए विंडोज ने एक नई चीज लेके आया जिसको बोलते हैं विंडोज सब सिस्टम, और बोल सकते हो आप WSL, जिसका नया वर्जन है WSL2। तो जब विंडोज सब सिस्टम आया, ये क्या करता है, ये बहुत ही थिन लेयर क्रिएट करता है। तो इससे क्या होगा कि अभी आप जो कर्नल यूज कर रहे हो विंडोज के थ्रू ही यूज करोगे, बट आपके पास एक छोटा सा लिनक्स इंस्टॉल्ड है जिसके ऊपर आप अपने कंटेनर्स को या इमेजेस को या यू कह लो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप क्या क्या चला सकते हो यहाँ पे, आप मे बी आप चला रहे हो लिनक्स, मे बी आप चला रहे हो उबंटू, मे बी आप चला रहे हो एल्पाइन, तो आप कुछ भी चला सकते हो। तब इसमें क्या फायदा हो गया कि आपके पास जो कर्नल है वो रीयूज हो रहा है और ये रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि पूरा फुल ब्लोन ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। और एक फायदा और है कि आपको जो चीज का रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उतना ही इंस्टॉल करते हो डॉकर के केस में, और आप नई चीजें इंस्टॉल करते हो, बाकी चीजें एक्सक्लूड हो जाती है। लिनक्स के अंदर शायद मुझे 4 चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक छोटा सा पाइथन उसमें इंस्टॉल चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना प्रोग्राम को चला सकूं, तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा लिनक्स एनवायरमेंट के साथ में, लिनक्स प्लस पाइथन, दैट्स इट। उसके साथ में ब्लोटवेयर या एक्स्ट्रा चीजें जो भी होती है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे आपका फिर क्या हो गया, वो जो कंटेनर है, वो जो इमेज आपका बहुत लाइट वेट हो गया, तो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपने कभी वर्चुअलाइजेशन किए रहोगे, मे बी आपने विंडोज के ऊपर शायद लिनक्स चलाए रहोगे, तो आप देखोगे कि भाई बहुत टाइम लगता है उसको ओरेकल वर्चुअलाइजेशन वगैरह यूज करने से। बट अगर आप इसे करोगे डॉकर के हेल्प से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कमांड लाइन के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, वो फटाक से ओपन हो गया। मतलब 2 सेकंड लगा, मतलब लिटरली 2 सेकंड लगा। अभी देखो मैंने फिर से इसको क्लिक किया, ये देखो 1 सेकंड भी नहीं लगा और फटाक से ओपन हो गया। अब मैं इसको एग्जिट करूंगा, बंद हो गया, फिर से किया चालू हो गया, फिर से किया बंद हो गया। अरे कितना फास्ट है ये। तो आप सोचो कि जब आप सर्वर पे काम करोगे, आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में अगर आपको इसको स्केल करना है आपके सिस्टम को, तो कितना ईजी हो जाएगा। फटाफट कंटेनर ओपन करते हो अलग अलग सर्वर के ऊपर, जैसे ट्रैफिक चले गया तो फटाफट बंद कर दो, तो इससे आपका पैसा भी बहुत ज्यादा बचता है। तो डॉकर के बहुत सारे फायदे। तो ये तो हो गया डॉकर का थियोरेटिकल नॉलेज कि डॉकर होता क्या है, क्यों सीखना चाहिए। अभी हम लोग डॉकर को एक्चुअली करके देखते हैं, इमेज क्या होता है एंड कंटेनर क्या होता है। तो इमेज आपने कभी सुने हो कि अरे यार मुझे है ना विंडोज इंस्टॉल करना है, तो विंडोज का इमेज फाइल लगेगा, विंडोज का आईएसओ फाइल लगेगा। तो ये जो केसेस होते हैं, इस केस में जब हम लोग जिस इमेज फाइल की बात करते हैं वो होती है इमेज फाइल। इमेज फाइल के अंदर आपकी जो सारी चीजें है ना वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि उसका इंस्टॉलेशन फाइल हो गया, मे बी उसके इंस्टॉलेशन के स्क्रिप्ट हो गए, मे बी किसको कैसे रन करना है वो हो गया, कौन सा कमांड फायर हो गया वो हो गया। तो सारी चीजें रेडी होती है। जब आपने विंडोज इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे, तो आप देखोगे ना कि सामने एक ब्लू स्क्रीन आता है, आप सिलेक्ट करते हो अच्छा मेरा नाम ये है, फिर कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो होता है, फिर एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, फिर जाके एक आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाता है। तो वो क्या है, वो एक इमेज है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस रेडी है। तो जब हम लोग डॉकर की बात करते हैं, डॉकर के केस में इमेज की, तो वो कुछ नहीं होता, वही यही होता है। आप उसके अंदर खाली लिखते हो कि भाई मुझे है ना उबंटू की जरूरत है, उबंटू मेरे को 22 चाहिए, पाइथन 3.1 चाहिए, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है तो पेपी इंस्टॉल करूंगा लाइब्रेरीज को। उसके बाद में मुझे पाइथन से मेरे कोड को रन करना है, तो यहाँ पे मैं रन करूंगा मेरी फाइल को, file.py को, एंड ये मेरा बन गया इमेज। तो मैंने स्टेप्स लिखे कि क्या होने वाला है, मैंने उसको एनवायरमेंट दिया, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि ऐसे इंस्टॉल करना, मैंने उसको बताया कि ये फाइल रन होगा। अब जब ये फाइल बिल्ड होती है तो उसके बाद में है ना एक आउटपुट आता है, एक आउटपुट आता है जिसको हम लोग एक इमेज बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तो आपने इंस्ट्रक्शन लिखे थे, आपने इमेज का इंस्ट्रक्शन लिखे हो जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर फाइल, ठीक है। अब इसके बाद में डॉकर फाइल जब आपका बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड के प्रोसेस के बाद में ये जो आपका आउटपुट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। आप यहाँ पे देखोगे इमेज के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास उबंटू का इमेज है जो कि लेटेस्ट वर्जन है, और उसका खुद का एक आईडी है और एक यहाँ पे साइज है। तो ये हो गया इमेज, ऐसे इमेज बनती है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी आपको चीजें देखने में मिल जाएगी। अब जब ये इमेज रन होती है तो बनाती है कंटेनर। कंटेनर क्या होते हैं, जब आप इमेज को रन करते हो, जो भी उसका रन हो रहा है हो गया कंटेनर। तो यू कैन हैव n नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ अ सिंगल इमेज, मतलब
यहाँ पे एक उबंटू चला था, आप एक और उबंटू चला लो, एक और चला लो, एक और चलाओ, 3 उबंटू एक साथ चलाओ, 3 क्या 1000 चलाओ एक साथ। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इमेजेस। अगर मैं आपको डॉकर में दिखाऊँ यहाँ पे कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे देखो 3 कंटेनर चल रहे जिसका इमेज है उबंटू, एंड यहाँ पे डॉकर ने खुद से कुछ तो नाम दे दिया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30 मिनट पहले ये चल रहा था, 7 मिनट पहले ये चल रहा था, और 1 मिनट पहले ये चल रहा था, बंद हो गया था, मैंने वापस से चालू कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं एग्जैक्ट में जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो मैं कमांड पुश कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फाइल बनाऊं तो यहाँ पे एक फाइल बन गई रहेगी, ठीक है, ये देखो। वही अगर मैं दूसरे कंटेनर में जाऊँ और यहाँ पे आके मैं अगर एलएस करूँ तो आपको दिखेगा कि वो फाइल है ही नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग लिनक्स चल रहा है, तीनों अलग अलग उबंटू चल रहा है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये होता है आपके कंटेनर्स। आपके कंटेनर्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, मतलब कि जो भी कंटेनर के अंदर है वो उस तक ही है, वो बाहर दूसरे कंटेनर को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो अगर आपका कोई एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चल रहा है तो वो दूसरे कंटेनर को कभी दिक्कत नहीं देगा। ये सब था बेसिक्स, आपने समझ गया कि इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके अंदर जाते हैं एंड डॉकर के कुछ कमांड्स को समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका डॉकर पीएस, जो बताता है कि आपके पास कोई रनिंग कंटेनर है क्या। तो ये बताता है मेरे पास अभी नहीं है, तो डॉकर पीएस में कुछ भी नहीं आया। अब एक होता है डॉकर, मतलब आप पीएससी सॉरी, उसके बाद एक कमांड होता है डॉकर इमेजेस, ये बताता है कि आपके पास कौन से इमेजेस अभी इंस्टॉल्ड है। तो ये तो दो हो गए बेसिक कमांड। अभी एक देखते हैं कि भाई हम लोग डॉकर अपने सिस्टम में, मतलब अगर किसी ने कुछ बना के रखा हुआ है, मुझे अगर उसे यूज करना है तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है डॉकर हब। ये वाली वेबसाइट के ऊपर आप जब आओगे तो आपको टन्स ऑफ इमेजेस आपको मिल जाएंगे। देखो टेंसर फ्लो का है, पाइटॉर्च का है, न जाने कौन कौन से इमेजेस हैं यहाँ पे। लेट से मुझे एनजिनिक्स चलाना है तो यहाँ पे एनजिनिक्स भी अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली चला सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली कमांड कॉपी करूंगा और मैं चला दूंगा। यहाँ पे टैग्स भी दिया हुआ है, टैग्स मतलब आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ओल्ड चाहिए, और कौन सा वर्जन चाहिए। तो उसमें भी अलग अलग तरीके के आते हैं कि आपको उबंटू वाला चाहिए, अल्पाइन वाला चाहिए, अलग अलग वर्जन होते हैं। ठीक है, तो मुझे सपोज NA10 चलाना है, तो मैंने सर्च किया गूगल पे डॉकर NA10 रन, और मुझे एक ये कमांड मिला। ठीक है, मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, इस पे आऊंगा, इधर पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, एंड इसको दिखा कि भाई मेरे पास इमेज ही अवेलेबल नहीं है। तो इसने फटाफट पुल करना शुरू कर लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। देखो इसने पूरा रन कर दिया, एंड ये देखो ये पूरा हुआ है रन। अभी बोला प्रेस O टू ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, ओ दबा के देखते हैं। एनीवेज ये नहीं हो रहा, बट ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यार NA10 चालू हो गया। कितना ही टाइम लगा मुझे इसको चालू करने के, इसको बनाने के लिए, मतलब फटाक से हो गया ना। मैं सब एक फिल कर लेता हूँ फटाक से, कुछ भी मैं यहाँ पे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लेता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। तो NA10 तो यहाँ पे हो गया है ना, कितना ईजी था इसको करना। तो अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, एक कमांड लिया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया एंड रन हो गया, एंड यहाँ पे मेरा NA10 पूरा बन गया। अब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको ऐसा हटा देता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, NA10 मेरा बंद हो गया, ये उड़ गया। एंड यहाँ पे इमेजेस के अंदर आ गया रहेगा, ये देखो NA10 मेरे को नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भी उड़ा सकता हूँ, डिलीट कर दिया। तो एक क्लिक में आप कोई भी टूल को इंस्टॉल कर पा रहे हो, डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो, बिना आपके सिस्टम पे नेटिवली इंस्टॉल किए, वो डॉकर के ऊपर चल रहा है। आप उसको सिंगल क्लिक में डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप उसके मल्टीपल इंस्टेंस को स्पॉन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डॉकर से अवेलेबल पॉसिबल है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग खुद का इमेज कैसे बनाएं। तो चलिए मैं उसका आंसर देने के लिए मैं फटाफट आपको लेके चलता हूँ VS कोड के अंदर। इमेज तो आप बना लोगे, लेकिन वो इमेज बनाओगे किसके लिए, किसी चीज को तो डॉकराइज करोगे, करेक्ट। तो उस चीज को डॉकराइज करने के लिए पहले आपका यहाँ पे कोड होना चाहिए। नॉर्मली भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर करो कि आपके पास कोई कोड हो तो ही आप वैसा करो। तो अगर आपको नहीं आता, मतलब पाइथन नोड जैसे, कोई बात नहीं, मैं आपको एक जनरल डॉकर फाइल बना के दिखाता हूँ और एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में आगे पाइथन के साथ में ले लेंगे। तो डॉकर फाइल बनाने के लिए आपको फाइल का नाम रखना है डॉकर फाइल। आगे जाके आप इसे ऐसा अलग से भी कर सकते हो, मतलब कि आपने अभी डॉकर फाइल बनाए हो, आप कुछ और नाम रखना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग डॉकर फाइल ही सिर्फ इसका नाम रखते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लाइन पे लिखना होता है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि एक काम करो, मेरे को उबंटू दे दो। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे को उबंटू दे दो। लेकिन फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को आपको जनरल एग्जांपल देना है, तो मैं आपको एक सर्वर इंस्टॉल के बाद करके बताता हूँ, Nginx Alpine। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा, अभी देखो Alpine के यहाँ पे बहुत सारे वर्जन आ गए। तो ये क्या करेगा, जो डॉकर हब है वहां पे दिखेगा कि अच्छा कोई Nginx नाम का है क्या, उसके अंदर कोई Alpine नाम का वर्जन है क्या, तो वो उसको लेके आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा कि काम करो, कॉपी करो मेरा करंट index.html को, मैं यहाँ पे index.html डालता हूँ। मैं इसको बोलूंगा कॉपी करो मेरे करंट में, मतलब जो यहाँ पे index.html है इसको कॉपी करो एंड इसको पेस्ट कर लो कहाँ पे,
आपके nginx के HTML के फोल्डर में यहाँ पे। अब बोलोगे कि यार ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली जब nginx रन होता है, मैंने आपको दिखाया था जब मैंने यहाँ पे उबंटू को रन किया था, तो आपको यहाँ पे दिखा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको फाइल्स दिख रहा होगा, आपको रूट दिख रहा था, फिर आपको बाकी चीजें दिख रही थी। तो वैसा ही जब इसके अंदर है, जैसे मैं अगर ls करता हूँ, यहाँ पे देखो होम दिख रहा है, तो cd होम किया, ls किया, cd उबंटू किया, तो ये कुछ ना कुछ फोल्डर्स है बराबर। तो ये जो फोल्डर का पाथ है जो कंटेनर के अंदर का है, उसको मैंने यहाँ पे डाला हूँ, जो nginx का पाथ है। ठीक है, आपको nginx नहीं आता कोई बात नहीं, ये सिर्फ जनरल मैंने बताने के लिए किया हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसको अभी बोलेंगे कितना एक्सपोज करना है, तो हमको एक्सपोज करना है पोर्ट 80 को। ठीक है, और कौन सा कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो है, तो अगर आप इसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एक्सपोज पोर्ट 80 कर लेते हैं। 80 मतलब आपका 80 का जो पोर्ट होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये चलना चाहिए मेरे को, ये एक्सपोज करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है इसको रन कैसे करेंगे, तो बोलूँगा डॉकर बिल्ड, किसको बिल्ड कर, मतलब नाम क्या देना है इस बिल्ड का, तो -t मतलब टैग नेम, इसका नाम मैं दूंगा रोहन nginx। एंड मैंने इंडेक्स के ना एक्चुअली कुछ लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोहन nginx, ऐसा मैं खाली लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पेज दिखेगा, आगे डॉट डालना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई डॉकर का फाइल किधर है, तो बोलूँगा करंट डायरेक्टरी में, तो डॉट डाल दिया। तो अब इसने बिल्ड करना शुरू कर दिया है, थोड़ा टाइम लगा बिल्ड करने के लिए। तो देखो इसने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, बिल्ड पूरा हो गया, अब इसको रन करना पड़ेगा। तो रन कैसे करेंगे, डॉकर रन। रन करने के बाद मैं पूछ रहे, पहले हम लोग को डालना पड़ेगा पोर्ट। ठीक है, तो -p से हम लोग पोर्ट डालते हैं कि भाई कौन से पोर्ट को एक्सपोज करना है। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, 80 पोर्ट पे 80 पोर्ट एक्सपोज कर लो। इसका मतलब क्या, मतलब जो डॉकर का जो पोर्ट है, जो 80 एक्सपोज होने वाला है, डॉकर का पोर्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, उसको मेरे विंडोज के पोर्ट पे 80 पे चला दो। मतलब मैं अगर विंडोज पे अगर 80 पे जाऊंगा, तो डॉकर के अंदर वो 80 पोर्ट के ऊपर हिट करेगा। समझे कैसा है वो, चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या होगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगा आपके विंडोज के ऊपर, ये आपका विंडोज है सपोज, तो विंडोज के ऊपर जो आपका 8080 पोर्ट चल रहा है, जब इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगा तो विंडोज क्या करेगा, विंडोज बोलेगा कि एक काम करो, इसको भेज दो किसके पास, डॉकर के उस इमेज के पास में। ठीक है, बोले कौन से पे भेजना है, बोलेगा 80 पोर्ट के ऊपर भेजना है, तो ऐसा। तो मतलब आप यूआरएल में लिखोगे जब आप लोकल होस्ट 8080, तो इसका जो रिक्वेस्ट है वो तो विंडोज को गया, तो विंडोज इसको फॉरवर्ड करेगा किसके ऊपर, डॉकर के ऊपर। डॉकर के ऊपर किस पे फॉरवर्ड करेगा, वो 80 के ऊपर फॉरवर्ड करेगा। समझे, तो ये ऐसा काम करता है। तो इसके लिए हम लोग को वहां पे स्पेसिफाई करना होता है। तो मैंने बोला कि 80 के ऊपर आएगा तो उसको 80 पे लेके जाओ, तो बोलेगा ठीक है। तो फिर उन्होंने बोलेगा कि कौन से इमेज को चलाना है, तो हम लोग का एक काम करो, rohan_nginx उसको चला दो, फिर एंटर करते हैं। तो एंटर किया तो देखो यहाँ पे चल गया। ठीक है, फटाक से चल गया। अभी एक काम करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं लोकल होस्ट 8080, तो यू विल सी रोहन nginx यहाँ पे लिख के आ गया। तो कितना इजी था, यहाँ पे nginx सर्वर चल रहा है। फॉर अ प्रूफ इफ यू सी इन दी नेटवर्क टैब, तो यहाँ पे आपको ऑल के अंदर यहीं कहीं पे nginx लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है nginx और उसका वर्जन है, nginx सर्वर से आ रहा है। तो कितना इजी हुआ, nginx को फटाक से लेके अप कर दिया। तो ये भी हम लोग ने छोटा सा भी इमेज बना के देखे। अब एक काम करते हैं, nginx को हटाते हैं एंड प्रॉपर कोड के थ्रू देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं एक पाइथन का कोड यहाँ पे फटाक से लिख लेता हूँ, main.py। तो इफ़ यू सी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हो फ्लास्क के अंदर पाइथन में, जो कि खाली हेलो रोहन बोलता है। अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, देखो चालू हो गया 5000 के ऊपर, एंड मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ इसको 5000 डाल के, तो देखो यहाँ पे ये हेलो रोहन लिख के आ रहा है, जो कि फ्लास्क एप्लीकेशन से मेरे आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक काम करते हैं, हेलो फ्रॉम फ्लास्क लिखते हैं। तो समझ लो कि एक छोटा सा एप्लीकेशन है, जो कि अपना एक एपीआई सर्वर है। अब इस एपीआई सर्वर को हम लोग को डॉकराइज करना है। तो डॉकराइज कैसे करेंगे, तो उसका कोड करना शुरू करते। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि काम करो, उबंटू लेके आओ। ठीक है, उबंटू 24.04 चलेगा, कोई नहीं चलेगा। एंड मैं बोलूँगा कि काम करो, रन करो apt get update। ठीक है, हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब मेरे को पाइथन 3 चाहिए, तो मतलब एक काम करो, apt get अपडेट कर लो, सारे सिस्टम की जो भी चीज़ें सब कुछ अपडेट कर लो, और उसके बाद में पाइथन को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, -y मतलब होता है, क्योंकि कैसा सीन है ना, आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्या नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे येस और नो करने नहीं मिलेगा बिल्ड के अंदर, तो वो क्योंकि डायरेक्ट चलता है, तो आप उसमें येस नो नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको हर जगह -y डालना होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूँगा कि काम करो, apt गेट इंस्टॉल कर लो पाइथन 3 को, और उसका पिप ले लो। फिर मैं बोलूँगा कि काम करो, पिप 3 से इंस्टॉल कर लो फ्लास्क को। ऑब्वियसली हम लोग को फ्लास्क को इंस्टॉल करना ही है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे।
कॉपी किसको, जो मेन डॉट पी वाई है उसको कॉपी कर लो। कहाँ पे, ये जो आगे वाला देखो, जो पहला वाला होता है ना, ये सोर्स होता है। सोर्स मतलब अपने करंट डायरेक्टरी में कहाँ से उठाना है, एंड ये जो होता है डेस्टिनेशन होता है, मतलब आप जो इमेज बना रहे हो उसके अंदर कहाँ पे रखना है। तो मैं बोलूंगा उबंटू के अंदर आपको इस वाले प्लेस के ऊपर रखना है। एक ऐप नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर मेन डॉट पी वाई आ जाएगा। और वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जब आपका ऐप रन होगा तो कौन सा फोल्डर होगा जो सबसे पहले खुलेगा, जहां पे आप सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे मोस्टली। तो मैंने बोला कि वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा कर लो, स्लैश ऐप रख लो। तो ये जो ऊपर मैंने रखा था वही दे दिया। और एक्सपोज कौन सा करना है, 5000 पोर्ट को करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये बिल्ड पे चलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें बिल्ड पे चलती है। फिर जो नीचे का चीज़ आता है उसको बोलते हैं कमांड। तो कमांड क्या होता है, ये आपका रन होता है जब आप उस इमेज को एक्चुअली रन करते हो। जब वो रन होता है तो वो केस में कौन सा कमांड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो वो सीएमडी के अंदर जाता है। तो मैंने बोला कि काम करो, पाइथन 3 को चला दो एंड उसको ये वाली फाइल को पास कर देना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बिल्ड करके देखते हैं। तो डॉकर बिल्ड -t फ्लास्क, इसका नाम फ्लास्क रखते हैं और डॉट डाल देते हैं। डॉट का मीनिंग क्या है, जो करंट डायरेक्टरी है वो। तो इसने क्या किया, देखो बिल्ड करना शुरू किया। ये देखो, ये अपडेट कर रहा है, एपीटी गेट अपडेट कर रहा है। अब ये पाइथन पिप 3 वगैरह, पिप वगैरह इंस्टॉल कर रहा है। तो यू विल सी कि अपना ये जो है वो रन हो चुका है, मतलब पूरा बिल्ड हो गया है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक ब्रेक सिस्टम पैकेज डाला, क्योंकि देखो उबंटू के ऊपर जब आप कुछ भी डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो तो उबंटू अलाउ नहीं करता, आपको बोलेगा कि भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, क्योंकि उबंटू भी कहीं ना कहीं पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो मैं करूँगा डॉकर रन, किसको रन करना है, फ्लास्क को रन करना है। एंड कौन से मोड पे, ठीक है ये चलेगा, इतना रन करते हैं। ठीक है, तो अब इसने रन कर दिया। अब अगर आप डॉकर के अंदर देखोगे ओपन करके कंटेनर के अंदर, तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे रोहन करके जो एनजिनिक्स हम लोग ने बनाया था वो रन हो रहा है। ये नहीं, यहाँ पे सॉरी फ्लास्क करके रन हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लास्क करके रन हो रहा है। एंड ये करंटली कितना नेटवर्क ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है, बहुत लेस मेमोरी ले रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इसका पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट प्रॉपरली दिखा नहीं रहा है, बट कोई नहीं, कभी कभी डॉकर का प्रॉब्लम होता है। बट वी कैन सी कि भाई यहाँ पे चल रहा है, देखो 5000 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं इसे ओपन करूंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं हुआ। ओके, तो हमने क्या किया ना, हमने पोर्ट नहीं डाला है, पोर्ट डाल लेते इसका। ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई कौन से पोर्ट को एक्सपोज करना है। तो -p, तो 5000 पे 5000 मतलब 5000 पोर्ट ऑब्वियसली इंटरनली चलने वाला है। तो 5000 पोर्ट को एक काम करो, मेरे सिस्टम के 5000 के ऊपर एक्सपोज कर दो, तो कोलन लगाने के बाद में। तो अगर आप अभी देखोगे तो अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम लोग ने होस्ट तो दिया ही नहीं, क्योंकि वो होस्ट लोकल होस्ट को डिफॉल्ट लेगा ना। तो हम लोग को यहाँ पे होस्ट देना पड़ेगा, जो आपका हो जाएगा 0.0.0 जो भी है, मतलब ये 4 बार 0। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आईपी एड्रेस से एक्सेस करो, चाहे लोकल होस्ट लिख के एक्सेस करो, चाहे 127.0.01 करके एक्सेस करो, वो फिर भी चलेगा हर जगह सर्वर पे। तो इट्स अ वेब थिंग। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट डॉकर। तो फिर भी क्योंकि हम लोग क्योंकि वेब का भी एग्जाम्पल ले रहे थे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिर से बिल्ड कर लूंगा। देखो फटाक से बिल्ड हो गया। इस बार क्या कर लिया, डॉकर ने उसे कैश कर लिया है। तो अब देखो कि जो चीजें इंस्टॉल थी, मतलब ये इसकी जरूरत नहीं थी रन करने की, इसकी जरूरत नहीं थी, उसने नहीं किया। उसने यहाँ से खाली फाइल को उठाया एंड उसके बाद तो नीचे कुछ करने जैसा था ही नहीं, तो इसके लिए फटाक से रन हो गया। तो अगर मैं इसे अभी रन करूंगा तो यू विल सी कि देखो यहाँ पे आ रहा है, अरे देखो आईपी देखो चेंज हो गया, अभी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं अभी वेब पे जाऊँ और इसे रीलोड करूँ तो यू विल सी हेलो फ्रॉम फ्लास्क रोहन। अभी का जो केस है, अभी के केस में ये जो चीजें काम कर रही है, ये डॉकर में से चल रहा है, ये वाले डॉकर में से चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि चल तो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो ये वापिस से बंद हो जाएगा। तो फायदा क्या है डॉकर का, जब मेरे कमांड वो टर्मिनल पे ही अटका हुआ है तो मुझे उसको बैकग्राउंड में चलाना है। तो उस केस में क्या करें, तो बहुत ईजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको खाली जाना है, ये जो डॉकर रन का कमांड था इसके अंदर आपको लिखना है -d का मतलब होता है डिटैच्ड मोड। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ -d, इसका मतलब होता है डिटैच्ड मोड। तो आपको इमेज का नाम हमेशा लास्ट में रखना है, सारी चीजें पीछे रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे -d डालने का मतलब होता है डिटैच मोड। तो उसने जाते जाते देखे गया अपना डॉकर का कंटेनर का आईडी। ठीक है, अभी अपने कुछ काम का नहीं है, तो ये बैकग्राउंड पे चले गया। अगर आप अभी आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे चल रहा है। अगर आप इसे वेब पे जाओगे, वेब पे आके अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड पे चीजें चल रही है ना। तो ये होता है आपका डिटैच्ड मोड। उसके बाद में एक मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, इसको माइनस करके IT कर देता हूँ। इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है कि भाई जैसे ही चल जाए ना, तो स्क्रीन को छोड़ो मत, एक काम करो उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जाके उसको चालू रखो। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली आएगा -IT। एक्चुअली इट इज सेइंग कि पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड, मतलब कि देखो 5000 पोर्ट को बार बार तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि बैकग्राउंड पे चल रहा है। तो बैकग्राउंड से पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहे कि भाई नहीं उड़ा सकते कंटेनर, इसको काम करते सारे कंटेनर को उड़ा देते, ठीक है। कंटेनर्स को डिलीट कर दिए, अब हमारा पोर्ट खाली हो गया रहेगा। तो माइनस इंटरएक्टिव मोड करते। इंटरएक्टिव मोड का मतलब हो गया कि हम लोग अभी सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो ये वाला जो चल रहा है ये सिस्टम के अंदर आ गए, क्योंकि अभी इसके अंदर आने के बाद डायरेक्टली यही एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए हम लोग इसमें कमांड फायर नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये बैकग्राउंड पे रन होता इसके अंदर भी, इमेज के अंदर भी, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कमांड को फायर कर पाते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डॉकर का जो मैंने उबंटू का एग्जाम्पल लिया था ये वाला, इस केस में क्या हो रहा था कि मैंने इसे इंटरएक्टिव मोड पे चलाया था। इंटरएक्टिव मोड का मतलब क्या, अब देखो मैं डायरेक्ट सिस्टम के अंदर हूँ, ठीक है। एलएस किया, डायरेक्ट मैं सिस्टम के अंदर हूँ, एग्जिट किया, बंद हो गया। बट क्या ये सच्ची बंद हुआ? अगर मैं कंटेनर में जाके देखूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई उबंटू का कंटेनर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, उसके बाद में आपका फ्लास्क का भी कंटेनर है यहाँ पे, मतलब चीजें डिलीट नहीं हो रही है, बस बंद हो रही है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब परमानेंटली अगर डिलीट हो, मतलब अगर ये आप एग्जिट करो तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा -RM कमांड। तो -RM क्या होता है, यहाँ पे मैं इसके पीछे डाल देता हूँ -RM। एक और बार यहाँ पे आपको हाइफन डालना पड़ेगा एंड एंटर करते हैं। तो -RM क्या बोलता है कि ये जो चल रहा है वो ठीक है, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड पे गया, मतलब चल रहा है, यहाँ पे कंटेनर में चल रहा है। लेकिन जैसे आप इसे एग्जिट करोगे ना, बंद करोगे, तो ये सीधा कंटेनर को भी उड़ा देगा। देखो कंटेनर गायब हो गया। तो इसके लिए -RM कमांड काम आता है, विच स्टैंड्स फॉर रिमूव, ठीक है। इसका मतलब है कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जैसे ही बंद हो जाएगा वैसे ही उसको हटा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे डालू इसे कि एक काम करो -D कर दो, तो अभी डिटैच्ड मोड में चल रहा है। तो बाय एनी चांस अगर कहीं पे कुछ एरर आ जाता है, वो क्या करेगा, वो सीधा कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देगा, सीधा बंद कर देगा एंड वहां से भी उड़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ से भी पूरा गायब कर देगा, पूरे कंटेनर को ही गायब कर देगा। अभी एक काम करते हैं, थोड़े और कमांड्स देख लेते हैं। तो इसको इस पे चला देते तो फिर वो बैकग्राउंड पे चलेगा। ओके, तो अभी वापस से सीन हो गया कि पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं, हम लोग सब कमांड से करेंगे। तो डॉकर में करता हूँ PS, तो यू विल सी कि भाई एक चल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि डॉकर भाई एक काम करो, इसको किल कर दो। बोला किसको किल करना है, मैं बोलूंगा भाई ये जो है ना कंटेनर, इसको किल कर दो। तो मैंने डॉकर किल, ये जो उसका आईडी, अब समझे आईडी किधर काम आया। अब मैं अगर करूंगा डॉकर PS, तो यू विल सी नो कंटेनर्स रनिंग इन द बैकग्राउंड। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो ये रन हो गया। अब मैं डॉकर PS करता हूँ तो आपको दिखेगा कि अरे ठीक है, एक कंटेनर रन हो रहा है। अभी क्या करना है ना, मेरे को कंटेनर के अंदर जाना है, ठीक है, मेरे को कुछ एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए कमांड होता है डॉकर एग्जैक्ट। डॉकर एक काम करो, एग्जीक्यूट करो -इंटरएक्टिव, क्योंकि मेरे को उसके अंदर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, कमांड इसका लूंगा, सॉरी कंटेनर आईडी, इसको पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा एक काम करो बिन बैश कर लो। बिन बैश का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जाने के बाद में जैसे ही वो बिन बैश के कमांड को एग्जीक्यूट करेगा तो आपको उसके अंदर का शेल का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आने के बाद में यू कैन सी मैंने ls किया तो main.py आ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैं mkdir कर सकता हूँ, मैंने एक फाइल बना दिया, मैंने कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है, एग्जिट किया, बाहर आ गया। अब मैं डॉकर, अगर मैं अभी भी अगर चेक करूंगा डॉकर PS, तो यहाँ पे दिख रहा है कि चल रहा है। आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे को खाली ls कमांड फायर करना, आप ls करो। तो अपने ls किए, देखो क्या बोलो कि डॉकर भाई एक काम करो, एग्जीक्यूट करो एक कमांड को। वो कमांड ये है, ls है किसमें, इस कंटेनर में। तो आप बोलोगे आईटी डालने का जरूरत है क्या, नहीं आईटी डालने का इस केस में जरूरत नहीं है, आप आईटी हटा दो। आईटी इज जस्ट फॉर इंटरएक्टिव, मतलब जब आपको कंटेनर के अंदर जाना है तो। अब इस केस में क्या हुआ, मेरे को ls ही खाली करना है, तो मेरे को कंटेनर के अंदर नहीं जाना है, मेरे को खाली कमांड को फायर करना है, आउटपुट लेके आके दिखा देना है बस। लेकिन जब मैं बिन बैश कर रहा था, तो बिन बैश का क्या सीन है कि आपको कंटेनर के अंदर जाना है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बिन बैश मतलब आपको शेल का एक्सेस चाहिए, शेल को एक्सेस करने के लिए आपको एक्टिवली कंटेनर के अंदर रहना पड़ेगा। तो अंदर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरएक्टिव डालना पड़ेगा, जिससे आप कंटेनर के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जैक्ट कमांड, कि आप कैसे अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी चीज को। एंड आपका किल कमांड, कि आपको किल कैसे करना है। अच्छा क्या हो अगर आपको देखना है कि भाई डॉकर के अंदर क्या चल रहा है उसको, अगर आपको लाइव लॉग्स देखने हैं तो कैसे दिखेंगे। तो पहले डॉकर PS कर लेते तो अपने को मिल जाएगा कंटेनर आईडी, इसको कॉपी कर लेंगे और खाली लिखना है डॉकर लॉग्स स्पेस और उस कंटेनर का आईडी और एंटर कर देना। तो ये क्या कर देगा, आपको सीधा लॉग्स ला के दे देगा, जितना भी लॉग्स है ना सारा ला के दे देगा। एंड अगर आपको रियल टाइम लॉग्स देखना है तो आपको क्या करना है, खाली लिखना है डॉकर लॉग्स -f, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको लाइव लॉग्स देता रहेगा, ठीक है। जो भी लॉग्स आएंगे ना वो आपको यहाँ पे देता रहेगा सीधा।
अभी पहले वाला क्या हुआ था, जब आपने एग्जीक्यूट किया था तो वो बाहर आ गया था लॉग्स देने के बाद, ये आपका लाइव लॉग्स देता रहेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ आपको अगर चेक करना हो कि डॉकर के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए कमांड होता है डॉकर टॉप। तो डॉकर टॉप लिखने का और उसके आगे डाल देने का वो कंटेनर का आईडी और एंटर करने का, तो ये आपको दिखा देगा कि भाई आपका जो पाइथन 3 चल रहा है main.py, ठीक है, उसका प्रोसेस आईडी ये है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, एक बहुत छोटा सा कमांड है जो कि काम आएगा आपको। एंड आपको यहाँ पे ये बता भी देता है कि कौन से यूजर पे चला, तो यूजर रूट के ऊपर चल रहा है, डॉकर के अंदर रूट यूजर बनाया हुआ। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉकर वॉल्यूम्स के बारे में। तो वॉल्यूम्स क्या होते हैं, वॉल्यूम में जाते हैं। कंटेनर कैन यूज वॉल्यूम टू स्टोर डेटा, ठीक है। ऑल डेटा इन अ कंटेनर इज लॉस्ट वंस इट इज रिमूव्ड। कंटेनर यूज वॉल्यूम्स टू परसिस्ट द डेटा। क्या होता है ना, आप कंटेनर के अंदर आप डेटा भरते आते हो, लेकिन जैसे आपका कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है तो वॉल्यूम जो है वो आपको डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। मतलब अगर कंटेनर में से कुछ भी उड़ गया, अगर आपने वॉल्यूम का यूज किए हो तो सारी चीजें वॉल्यूम में स्टोर होती रहेगी, ठीक है। इट्स लाइक अ परसिस्टेंट डिस्क फॉर यू। जो वॉल्यूम होता है वो आपका एनक्रिप्टेड होता है। तो आप क्या करते हो, आप एक वॉल्यूम बनाते हो एंड उसे आप अपने कंटेनर से अटैच कर देते हो। जैसे आपके कंप्यूटर में डिस्क होता है, वैसे ही यहाँ पे आप कंटेनर के साथ में एक वॉल्यूम को अटैच कर देते हो। तो आपका जो कंटेनर है वो अपना डेटा उठाता है, रखता है, सब कुछ वॉल्यूम के अंदर करता है, जैसा भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करके रखे हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब कंटेनर डिलीट हो जाए तो वॉल्यूम भी साथ में उड़ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं उड़े। चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम को बनाया कैसे जाता है और उसे डॉकर फाइल के साथ में कैसे यूज करते हैं, हम डॉकर को कैसे वॉल्यूम दे सकते हैं। तो वॉल्यूम आपके दो तरीके से बनते हैं। एक होता है कि आप कुछ नाम रख के वॉल्यूम को बना लो, ताकि डॉकर के अंदर ये जो डॉकर है यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है वो। एंड वो वॉल्यूम एनक्रिप्टेड रहेगा, वो अलग से रहेगा। ये एक तरीका होता है वॉल्यूम को बनाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो अपना करंट डायरेक्टरी है उसे ही एज अ वॉल्यूम यूज करो, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका आप ही कर सकते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले दूसरा तरीका देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग करंट डायरेक्टरी को कैसे एज अ वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, अपने केस के अंदर पाइथन का जो कोड है हम लोग को क्या हो, बाद में अपडेट करना हो तो बार बार कौन बिल्ड करते बैठेगा। मेरे को डेवलपमेंट करना है, मैं बार बार नहीं कर सकता चेंजेस, मैं बार बार मतलब मैं उसको बिल्ड नहीं कर सकता, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक कमांड डालेंगे डॉकर रन के साथ में। तो कैसा होगा ना, मेजोरिटी आप लोग के ना CMD नहीं, आप लोग शायद पावर शेल यूज कर रहे रहोगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको पावर शेल में इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर है ना थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कमांड चेंज हो जाता है, जिस हिसाब से कमांड ऑपरेट करता हो, पावर शेल ऑपरेट करता हो, लिनक्स ऑपरेट करता है। तो उन लोगों की -V मतलब वॉल्यूम मुझे बनाना है। तो पूछेगा कि ठीक है वॉल्यूम बनाना है, वो सब ठीक है, बट आपको कहाँ से बनाना है, कहाँ से लिंक करना है। मेरे को बोलना है कि भाई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को लिंक करना है। तो मैं लिखूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या कहता है ना, डॉकर को आपको एब्सोल्यूट पाथ चाहिए होता है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ के अंदर आप डॉट वगैरह नहीं यूज कर सकते, आपको पूरा ही देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने लिखा कि डॉलर PWD कोलन, इसको लिंक कर दो। कहाँ लिंक करना पूछेगा, तो हमने कहाँ पे ऐप को रखा है, हम लोगों ने स्लैश ऐप के अंदर रखा है। तो हम लोगों ने भाई स्लैश ऐप के अंदर इसको लिंक कर दो और रन कर देते हैं। तो इसने बोला कि भाई ये तो पोर्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो पोर्ट को हटा लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं इस कंटेनर को। तो मैं इसे फिर से फायर करता हूँ एंड यू विल सी कि भाई चालू हो गया ये, ठीक है। अब इसमें सीन पता है क्या अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन 2 और मैंने सेव किया, तो यू विल सी देखो रीस्टार्ट हो गया ये, ठीक है। ये पूरा रीस्टार्ट हो गया। अगर मैं इसे ब्राउजर पे आऊंगा, देखो रोहन 2 हो गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, 3 लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, रीस्टार्ट हो गया। मतलब अभी क्या हो गया, जो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये लिंक हो चुका है किससे, ये वाला अपना आपके कोड से डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ओएस को, मैं बोलूंगा कि काम करो ओएस को इंपोर्ट कर लो, और मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ, में भी चाहिए मेरे को लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड मेरे को डायरेक्टरी भी चाहिए, ठीक है। मैं ओएस डॉट क्या यूज कर सकता हूँ, लिस्ट dir, और मैं यहाँ पे दे दूंगा कि भाई मेरा लिस्ट ऑफ फाइल्स ये है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ फिर से। ये ब्लास्ट हो गया क्योंकि मैं एक्टिवली चेंजेस कर रहा था। एंड रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी कि देखो डॉकर फाइल आ रहा है, index.html आ रहा है, VNV आ रहा है। मैं यहाँ पे शायद और भी कुछ फाइल्स बना सकता हूँ, टेस्टिंग वाला मैंने एक फाइल बना दिया। मैं रिफ्रेश करूंगा, यू विल सी एक और फाइल आ गया। तो वॉल्यूम से क्या होता है कि आपका जो करंट फोल्डर था वो आपके किससे लिंक हो गया, वो आपके डॉकर के इमेज से लिंक हो गया, सॉरी डॉकर के कंटेनर से डायरेक्टली लिंक हो गया इस कमांड से। अब इसके अंदर आप जो भी चीजें करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, वो सीधा डॉकर के कंटेनर के अंदर अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो ये वाला वॉल्यूम में अभी क्या फायदा है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया हो जो यहाँ से शायद आपको फाइल अपलोड का अलाउ करता है, यूजर कुछ भी अपलोड करता है, तो वो कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं होके
आपके होस्ट सिस्टम यानी कि मेरे केस में विंडोज है, विंडोज के केस में यहाँ पे सारी चीजें स्टोर होती जाएगी। इसके बाद जो अगला तरीका है करने का, उसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमारा कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आप अपने करंट वाले को नहीं यूज करते हुए डायरेक्टली एक वॉल्यूम बनाते हो जो कि डॉकर के ऊपर बनता है और वो एनक्रिप्टेड होता है। उसको बनाना बहुत ईजी है, आप इस चीज को हटा दो एंड सिंपली कुछ भी नाम रख दो जो भी आपको रखना है। जैसे मुझे रखना है कि मेरे को रखना है फ्लास्क वॉल्यूम, रखना है मेरे को उसका नाम, एंड मैं चाहता हूँ कि फ्लास्क वॉल्यूम बने, मे बी इसके अलग से FK कर देते हैं। तो इसने क्या कर दिया, देखो चालू कर दिया, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं। बट जब आप डॉकर को खोलोगे, आप वॉल्यूम्स में जाओगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लास्क वॉल्यूम बन गया है जो कि खाली है, इन यूज दिखा रहा है। अब इसके अंदर से आप कुछ भी कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो, आप बता रहे कि कौन सा कंटेनर इसे यूज कर रहा है। ठीक है, स्टोर डेटा क्या है, कोई भी स्टोर डेटा नहीं, आप कंटेनर खोल के देख लो, देखो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्ट में जाता हूँ मैं, LS करता हूँ, तो देखो FK नाम का एक फोल्डर बन गया है। FK नाम के अंदर मैं अगर गया तो यहाँ कुछ नहीं है, मैं लिखता हूँ अगर टच रोहन, मैंने एक फाइल बनाया, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, टच से एक मैं फाइल बनाया हूँ। अगर आप वॉल्यूम में आके देखोगे यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको दिखेगा, देखो एक फाइल बन गई है। आप फाइल को देख सकते हो, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। अब इसमें सीन क्या है ना, डजंट मैटर कि आपका इसके साथ कुछ भी हो जाए। मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, ये बंद हो गया, फोर्सफुली मैंने बंद कर दिया, कंटेनर उड़ चुका है, कंटेनर नहीं है। बट अगर आप वॉल्यूम में आके देखोगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर अभी भी वो फाइल पड़ी हुई है। इसका मतलब अगर यूजर ने आके अगर फिर से इसे रन किया, तो उस यूजर को जब इसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट में दिखाऊंगा, तो उस यूजर को वापस से यहाँ पे मिल जाएगा वो फाइल। ठीक है, यहाँ पे वो फाइल मिल जाएगा। इसका मतलब ये परसिस्टेंट होता है, ये डजेंट मैटर, ये आप डिपेंड नहीं करता कि आपके करंट फोल्डर में है, कहाँ पे है, नहीं, ये डॉकर खुद ही मैनेज करता है। डॉकर अपने पास खुद ही से एनक्रिप्ट करके रखता है, एनक्रिप्टेड वॉल्यूम्स होते हैं ये। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है, सपोज आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे कंटेनर्स है जो रन हो रहे हैं, ये सारे कंटेनर्स, ये एक चल रहा है, दो चल रहा है, तीन चल रहा है, और आपको इसके बीच में डेटा शेयरिंग करनी है। तो उस केस में आप ये वॉल्यूम बना के यहाँ पे डाल सकते हो कि एक बीच का वॉल्यूम बना लो, एंड ये वॉल्यूम को सबके साथ अटैच कर लो, हर एक कंटेनर के साथ, इसके साथ भी कर लो, इसके साथ भी कर लो, इसके साथ भी कर लो। अब सब लोग क्या करेंगे, सब लोग राइट करेंगे इसके ऊपर ही, वॉल्यूम के ऊपर। तो अगर इसको कुछ चाहिए तो वो इसके फोल्डर से उठा लेगा, इसको कुछ चाहिए तो इसके फोल्डर से उठा लेगा, वॉल्यूम तो एक ही है ना, शेयर्ड जगह तो एक ही है ना। ये चीजें आपका क्या चल रहा है यहाँ, ये तो आपका पूरा चल रहा है किसमें, आइसोलेटेड में, ये पूरा आपका आइसोलेटेड है हर एक कंटेनर। लेकिन आपने डिस्क सेम कर दिए, एक पर्टिकुलर अपने जगह से बना दी जहां पे ये लोग फाइल्स को रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो आपका क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। इसको हम लोग शेयर्ड वॉल्यूम बोलते हैं, परसिस्टेंट शेयर्ड वॉल्यूम। ठीक है, जहां पे आप शेयर करें मल्टीपल जगह। अब मैं आपको वॉल्यूम के थोड़े कमांड बता देता हूँ। तो सिंपल सिंपल है, एक है डॉकर वॉल्यूम LS, तो ये क्या करेगा, आपके लिए लिस्ट कर देगा कि भाई कौन कौन से वॉल्यूम है। फिर जो दूसरा कमांड है उसकी मदद से आप वॉल्यूम बना सकते हो। तो वॉल्यूम क्रिएट, मैंने रोहन नाम का एक वॉल्यूम बना दिया, तो एक वॉल्यूम बन गया। तो इफ यू सी डॉकर वॉल्यूम LS, तो ये आपको लिस्ट के अंदर दिखा देगा। फिर आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, जिसके लिए आप RM यूज करते हो, कुछ नहीं, डॉकर वॉल्यूम, फिर आगे सारे कमांड ईजी है। तो मतलब एक काम करो, रोहन वॉल्यूम उड़ा दो और एक फ्लास्क वॉल्यूम को उड़ा दो, तो उससे दोनों को क्या कर दिया, उड़ा दिया। LS, दोनों वॉल्यूम डिलीट। तो वॉल्यूम के इतना ही कमांड है, और एक इंस्पेक्ट करके भी कमांड है जिसको आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं वॉल्यूम। ठीक है, इतना ही है बस। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग कुछ भी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसको हमेशा वॉल्यूम के ऊपर स्टोर करो, डायरेक्टली कंटेनर के अंदर स्टोर मत करना। मतलब ऐसा कुछ मत, एक डायरेक्टरी ऐसा मत दे देना कि भाई यहीं पे स्टोर हो रहा है ना। जैसे इस केस में यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि भाई करंट फोल्डर के अंदर स्टोर कर लो, बाद में कभी कंटेनर उड़ गया, डिलीट हो गया, तो आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम को अटैच करोगे, जैसा हमने किया था, एक FK नाम का वॉल्यूम बनाया, और FK नाम के वॉल्यूम के अंदर स्टोर करो। कुछ नहीं, वो एज अ पाथ ही दिखेगा, उसको एज अ डायरेक्टरी दिखेगा, एज अ फोल्डर दिखेगा आपके कोड को। तो आप डायरेक्टली उस फोल्डर में डंप कर लो, एंड ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम के अंदर चले जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचोगे कि रोहन यार, यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट हमें पता नहीं, कभी फिक्स नहीं होता, कभी हम लोग 80 करते हैं, हम लोग मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग पोर्ट यूज करते हैं। शायद हम लोग यूजर नेम पासवर्ड भी यूज करते हैं, शायद हम लोग के पास डेटाबेस का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऐसे केस में तो हम लोग कैसे डॉकर में पास करें, क्या हम लोग पूरा ENV ही पास कर दे क्या, ऐसा .env फाइल बना के उसको ही पास कर दूं? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कैसे ऐसे करें, अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने के, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसमें से एक वे है कि आप इसके अंदर आके ना डायरेक्टली ऐसा एक ENV बना लो। तुम लोगों कि भाई ENV मेरा जो सीक्रेट की है, मेरा सीक्रेट की कुछ ना कुछ तो है, और मेरा वो सीक्रेट की है माई सीक्रेट की। फिर बाद में हो सकता है कि भाई मेरा कुछ पोर्ट हो, तो मैं बोलूंगा कि ENV मेरा जो पोर्ट है
वो मेरा 5000 है। तो अब अगर मेन डॉट पी वाई के अंदर आऊंगा, यहाँ पे फिर मेरे को डालने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब पोर्ट क्या होगा, उसको डिफॉल्ट पोर्ट लेना पड़ेगा, तो ओ एस डॉट गेट ई एन वी पोर्ट। अभी क्या होगा कि यहाँ पे क्या करेगा, वो पोर्ट उठाएगा। पोर्ट कहाँ से लेके आएगा, वो जो डॉकर फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे पोर्ट बनाया हो ये यहाँ से ले लेगा। चाहिए तो मैं सीक्रेट की को भी यहाँ पे दे सकता हूँ रिटर्न, है ना, गेट ई एन वी सीक्रेट की। यहाँ पे कैसा लिखा था, ऐसे लिखा था ना, हाँ बराबर। और मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रिपल स्ट्रिंग लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ने चेंजेस किया है डॉकर फाइल के अंदर, तो हम लोग को यहाँ पे पहले इसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो डॉकर बिल्ड माइनस टी फ्लास्क डॉट, सिंपल सा मैंने कमांड पुश किया एंड यहाँ पे इससे बिल्ड करना शुरू कर दिया। अभी मैंने चेंजेस कहाँ पे किया था, पहले सोचो, मैंने ऊपर चेंजेस किया था। तो जैसे मैंने ऊपर चेंजेस किया ना, उसने नीचे का जो भी उसने कैश करके रखा था वो हो गया इनवैलिडेट। तो जब कैश आपका इनवैलिडेट हो जाता है तो उस केस में वो सारी चीजों को फिर से करता है। इसलिए हम लोग को जब भी चेंजेस करना हो तो हमें ऐसी जगह पे चेंजेस करना चाहिए जहां से उसके बाद वाली चीजों पे ही सिर्फ अफेक्ट पड़े, ऐसा नहीं हो कि बाकी चीजों पे अफेक्ट पड़ रहा है। अभी देखो इसको यहाँ पे कैश इनवैलिडेट होने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चाहता तो मैं इसको कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर सकता था, तो फिर क्या होता, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ ये अफेक्ट करता, तो फटक से मेरा रन हो जाता। लेकिन नहीं, मैंने उसको ऊपर किया इन्वायरमेंट को, तो इसकी वजह से क्या हो गया, सारा इनवैलिडेट हो गया एंड अभी ये टाइम ले रहा है बिल्ड होने के लिए। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, डू नॉट यूज ARG और ENV इंस्ट्रक्शंस फॉर सेंसिटिव डेटा लाइक सीक्रेट की। उसने एक, इन्होंने शायद कुछ AI वगैरह इंटीग्रेट किया है जिसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई सीक्रेट की ऐसा मत डालो ये सब के अंदर, ठीक है। तो ना ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अभी अपना बिल्ड हो चुका है, अब इसको रन करते हैं। तो इसको हटाता हूँ, मैंने गलती से कमांड डाल दिया था। ठीक है, ये रन हो गया। अब देखो सीधा 5000 के ऊपर रन हो रहा है ये। इसके अंदर तो मैंने लिखा भी नहीं है 5000, उसने 5000 पे सीधा रन किया। अब देखते हैं सीक्रेट की क्या आया है, ठीक है। सीक्रेट की क्या आया वो देखना बहुत जरूरी है। रिफ्रेश करता हूं मैं, तो देखो सीक्रेट की इज माय सीक्रेट की। ठीक है, माय सीक्रेट की कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे एनवायरमेंट को स्टोर कर सकते हो, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू स्टोर दी सीक्रेट कीज। ठीक है, आप नॉर्मल जैसे पोर्ट हो गया, नॉर्मल चीजें अगर आपको स्टोर करना है तो आप वो एनवायरमेंट के अंदर कर सकते हो, बट सीक्रेट कीज को मत डालना, ठीक है। एक ये तरीका है इसको करने का, और दूसरा तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया हो, तो मैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम इक्वल टू रोहन। अब मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, अब मेरे को ENV को पास करना है। तो यहाँ से है ना, ENV को भी पास कर सकते हो। तो लिखना है खाली माइनस माइनस ENV माइनस फाइल इक्वल टू, किसको पास करना है, डॉट ENV को। तो जब मैंने ये लिखा माइनस माइनस ENV माइनस फाइल इक्वल टू डॉट ENV, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो ENV फाइल है इसको रीड करो, इसको पास कर दो, ठीक है। तो आप सोचोगे पास तो कर दिया, लेकिन समझेगा कैसे पास किया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको है ना बैकग्राउंड पे रन करते हैं, ठीक है। तो डिटैच मोड पे चलाते हैं, -D करके बैकग्राउंड पे चले गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको करता हूँ डॉकर एग्जैक -T, और उसके अंदर घुसते हम लोग क्या करते हैं, बिन बैश। आप सोचोगे कि इतना बड़ा हैश कैसे आ गया, इतना बड़ा कोड कहाँ से आ गया। देखो चलता है वो, मतलब अगर इसको छोटा भी कर दूंगा ना, ये ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। इसके अंदर चलेगा क्योंकि इसको इतनी की जरूरत होती है, आगे का कुछ काम का नहीं अपने। अगर मैं अब इसके अंदर करूंगा ENV, अगर मैं कमांड लिखूंगा तो यू विल सी पासवर्ड रोहन 123 मोर थिंग्स लाइक चैनल, होस्ट नेम, पोर्ट, PWT, होम, यूजर नेम। देखो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। मतलब आप ENV को ऐसे भी पास कर सकते हो, एग्जिट कर लेता हूँ। आप ENV को ऐसे भी पास कर सकते हो, तो दो तरीका हो गया, आप ऐसे बना लो या फिर आप ऐसे पास कर लो, है ना। अगर आप ऐसे करते हो तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो जब इमेज बिल्ड हो रहा है डॉकर का, और जब आप इसे सर्कुलेट करोगे, आप दोस्तों को में बांटोगे, इसको आप डॉकर हब पे कहीं पे डालोगे, तो उस केस में ENV आपका साथ में आ जाएगा। ठीक है, आप पोर्ट वगैरह डाल सकते हो, बेसिक चीजें डाल सकते हो, लेकिन ऐसी चीजें मत डालना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो बहुत ज्यादा चेंज होती है। जैसे मेरे केस में मे भी मेरे को डॉट ENV के अंदर यूजर नेम पासवर्ड रखना है, चैनल का नाम रखना है, और शायद हो सकता है मुझे यहाँ पे SFTP का इन्फॉर्मेशन रखना है, मुझे ईमेल सर्वर का कुछ इन्फॉर्मेशन रखना है, मेरे को कुछ भी रखना है जो कि आगे जाके चेंज हो सकता है। तो मैं बिल्ड में क्यों रखूंगा, मैं बार बार बिल्ड क्यों करूँ। बिल्ड में तो मेरे वही ENV रहेंगे, मेरे वही एनवायरमेंट वेरिएबल्स रहेंगे जो जल्दी चेंज नहीं होते, वो या फिर वो चेंज ही नहीं होते। तो मैं उसको यहाँ पे डालूंगा, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं मैं उसको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। अब एक तरीका और है एनवायरमेंट को डालने का, तो एक होता है -E। तो -E क्या होता है, आप यहां से डाल दो बोलता है। तो -E के अंदर मैंने बोला कि अब एक काम करो, सीक्रेट की जो है मेरा उसको सेट कर दो 1 2, ठीक है। ओके, बाइंड वाला सीन है, तो डॉकर PS करते हैं और डॉकर किल कर लेते हैं हम लोग कंटेनर को। किल हो गया, अब इसको रन करते हैं। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, सीक्रेट की कर दो 1 2। अब देखते क्या आता है।
रिफ्रेश, देखो 1 2 बन गया। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है कि आप ऐसे भी सीक्रेट की को पास कर सकते हो। -e करके आप एनवायरमेंट आप बनाओ। -e मतलब आपको होता है एनवायरमेंट वेरिएबल। तो -e करके मैंने पास किया, मैंने यहाँ पे की दे दिया, मैंने वहां पे वैल्यू दे दिया। अब बोलो कि अरे रोहन अगर मल्टीपल है तो अब मल्टीपल कर लो ना, यहाँ पे -e कर लो और कुछ और पास कर दो। तो मैंने इससे बोल दिया कि काम करो, पोर्ट कर लो मेरा 4000, ऐसा करो 4999। तो क्या हो गया ना, मैंने यहाँ पे 5000 को एक्सपोज किया हुआ है ना। मैं यहाँ पे एक काम करो, उसको चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला 4999 मतलब अंदर 4999 चलेगा ये, और बाहर किस पे चलेगा, यहाँ पे भी 4999 कर लेता हूँ मैं दोनों जगह। तो अगर मैंने इसे चलाया तो लेट से मैं इस पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा 4999, तो यू विल सी कि देखो 4999 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। मतलब इंटरनली जो मेरा एप्लीकेशन है वो सच्ची 4999 पे ही चल रहा है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कर लेते, सो लॉक कर लेते हैं, डॉकर लॉग्स एंटर। तो यू विल सी देखो 4999 पे चल रहा है। ठीक है, कैसे पहले तो बात 4999 आया कहाँ से। आप यहाँ पे एनवायरनमेंट दे रहे थे, पोर्ट दे रहे थे, आप यहाँ से भी दे सकते हो, आप यहाँ से भी दे सकते हो। और मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट बाहर से दे दिया, तो उसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो मैंने पोर्ट बाहर से दे दिया तो उसने ओवरराइट कर दिया। तो आप ऐसे भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पास कर सकते हो। तो ये भी एक मस्त तरीका है। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आर्क के बारे में, दैट इज ARG आर्क। तो ये क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से ARG आर्क बिल्ड इक्वल टू 1.00 0.0 समथिंग, और मैं यहाँ पे अगर रन पे अगर यहाँ पे लिखूंगा कि एको, लेट्स एको इज अ कमांड, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि बिल्ड वर्जन इज दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ तो एको कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया। अब क्या है ना इसका ना, जो आपका आर्क कमांड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्ड के टाइम पे अवेलेबल होता है। मतलब ये जब बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है, जो की वैल्यू पेयर है ना, ये पूरा गायब हो जाएगा, आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ अच्छा प्रिंट डालना है, आपको शायद बिल्ड के टाइम पे कुछ चीजें यूज करनी है, टेम्पररी पर्पस के लिए अगर आपको कुछ चीजें रखनी है, तो आप ARG के अंदर रख सकते हो। आपको एग्जाम्पल के लिए इफ मैं यहाँ से रन करके दिखाऊँ, लेट से मैं इसको 4800 बिल्ड करना पड़ेगा एक्चुअली, बिल्ड कर लेते। तो अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एको वगैरह हुआ, वो कुछ तो हुआ और वो यूज हो गया। ठीक है, तो आपको इसके लिए काम आता है, बस इससे ज्यादा आर्क कमांड का कुछ मतलब नहीं है। तो मैं इसको पूरा रन नहीं करूंगा। ठीक है, देर इज नो मीनिंग इतना। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसा कमांड है जिसके मदद से आप यूजर को चेंज कर सकते हो। बेसिकली जब भी आपका डॉकर का कंटेनर रन होता है, तो वो टाइम पे क्या होता है ना, आपका जो यूजर होता है बाय डिफॉल्ट रूट पे होता है। एंड रूट यूजर को तो सारी चीजों का एक्सेस है, मतलब वो किसी भी चीज को डिलीट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं यार, मेरे को डॉकर का जो मेरा कंटेनर है ना, उसको मुझे सिक्योरिटी और ज्यादा इंक्रीज करना है, ताकि बाय एनी चांस अगर मेरा कंटेनर हैक हो जाए, मतलब अगर आपका जो हैकर है वो शायद सर्वर के अंदर घुस जाए, कंटेनर के अंदर वो घुस जाए कैसे भी, कुछ भी करके, एंड वो कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करे, कुछ डिलीट करने का ट्राई करे, तो नहीं कर पाए। लेकिन आपका जो कंटेनर है वो तो रूट परमिशन पे चल रहा है, तो अगर कोई भी हैकर घुसता है तो वो इजिली कुछ भी हैक कर पाएगा, वो इजिली कोई भी एक्टिविटी कर पाएगा। करेक्ट, रूट के पास वो सारा परमिशन होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यूजर बनाना पड़ेगा, और यूजर को कंटेनर के लिए कुछ परमिशन हटानी है, लगानी पड़ेगी, ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड है जिसका नाम है रन यूजर ऐड करके कमांड होता है। -m मतलब आपको जो भी आपको यूजर का नाम रखना है, तो मैंने नाम रख दिया डेवलपर। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कॉपी चाउन। चाउन बेसिकली कमांड एक यूज होता है जो क्या करता है, बोलता है कि भाई ये जो डेवलपर यूजर है ना, उसको ऐप डायरेक्टरी का एक्सेस दे दो। ठीक है, आप चाहिए तो आप लिनक्स कमांड के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा सा लिनक्स वाली चीज है। ठीक है, ये वाली। अब मैंने बोला ठीक है, इसको एक्सेस दे दो, फिर मैंने बोला यूजर डेवलपर। तो क्या हो गया कि यूजर चेंज हो गया। यहाँ तक जितना भी प्रोसेस हुआ था, यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस यूजर रूट के ऊपर हुआ था। उसके बाद मैंने जब नीचे आया, जब रन करने की बारी आई, तब मैंने क्या बोला, एक काम करो, नया यूजर बना लो और उसको इस ऐप डायरेक्टरी का एक्सेस दे दो और डेवलपर यूजर से रन कर लो। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। तब वो क्या करेगा, जो डेवलपर नाम का यूजर है ना, अब वो यूजर इस ऐप को चलाएगा, इस फाइल को चलाएगा। देखते हैं, चला लेते हैं इसको भी। रन करता हूँ मैं। तो एक्चुअली यहाँ पे सब चल रहा है ना, तो अपने को डॉकर किल करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, डॉकर ओपन करके किल कर लेता हूँ। कमांड लिखने को बहुत टाइम चले जाता है। डॉकर डेस्कटॉप है तो हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। ठीक है, रन करता हूँ मैं। तो मैंने रन कर दिया,
अभी अगर यहाँ पे देखो रन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर मैं अगर यूजर लिखूँ या हु एम आई में भी कमांड होगा, तो देखो यहाँ पे दिख गया कि भाई डेवलपर हो, डेवलपर डेवलपर यूजर पे हो। तो डेवलपर यूजर के पास में किसका एक्सेस है? उस फोल्डर का एक्सेस है। तो अगर मैं शायद कुछ बनाने का ट्राई करूँ, तो देखो मैं नहीं बना सकता, मैं फोल्डर भी नहीं बना सकता, मैं फाइल भी नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब यूजर ही नहीं है ना वो। अगर मैं एसयू करके अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो पता ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड तो कुछ सेट ही नहीं किया है, वो तो रैंडम है कुछ ना कुछ, है ना। तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को पासवर्ड सेट करना पड़ेगा कि भाई रूट का पासवर्ड क्या रखना है। लेकिन मोस्टली लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो क्या हो जाएगा कि आपका हमेशा वो डेवलपर यूजर पे चलेगा और कोई भी हैकर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कोई पासवर्ड भी नहीं है, आप चेंज भी नहीं कर सकते उस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूजर के बारे में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हेल्थ चेक के बारे में। तो हेल्थ चेक का मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हेल्थ चेक खाली लिखने का, तो ये कमांड बेसिकली करता क्या है ना, ये हर 30 सेकेंड पे हमें बोला कि भाई इंटरवल हर 30 सेकेंड पे एक काम करो, ये वाले के ऊपर है ना रिक्वेस्ट मारो। ठीक है, ये कमांड इसके ऊपर रिक्वेस्ट मारो, कर्ल वाला कमांड फायर करो, और अगर ये फेल हो जाता है तो फटक से एग्जिट कर दो इस कंटेनर को। बहुत ईजी चीज है। तो हम लोग अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको इसको हर 2 सेकंड कर देता हूँ एंड स्लैश हेल्थ करके राउट बना लेते। चलो ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। और ये अगर 3 सेकंड लगा, मतलब अगर 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो फिर भाई फिर तो गड़बड़ है। अगर 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वो डायरेक्टली कंटेनर को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट रिसीव, ठीक है, ताकि हम लोग को दिख सके कि भाई रिक्वेस्ट सच्ची आ रही है कि नहीं हेल्थ चेक से। एंड इसे लिखना पड़ेगा कि डॉकर फाइल के अंदर कितना है। तो डॉकर फाइल के अंदर पोर्ट हमारा 5000 है, तो यहाँ पे 5000 पे ही चल रहा होगा। 5000 करते हमारे पास कर्ल नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कर्ल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर्ल, क्योंकि कर्ल हमें अपना चाहिए। तो apt get install -y कर्ल, इतना काफी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्ड कर लेते हैं फिर से। तो कर्ल अगर अपने पास रहेगा ही नहीं तो रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेगा, करेक्ट। तो ये बिल्ड हो गया अपना, एंड इसको रन कर लेते हैं। यहाँ से कंटेनर में से इस कंटेनर को उड़ा देता हूँ मैं, एंड ठीक है, लुक्स गुड, लेट्स गो, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव होना शुरू हुआ, रिक्वेस्ट रिसीव रिक्वेस्ट रिसीव रिक्वेस्ट रिसीव, मतलब चल रहा है भाई, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है चीजें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉकर लेयर कैशिंग के बारे में। तो ये बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली चीज इसमें सीन क्या है ना। अभी देखो ना, आप लोग ने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीजें इंस्टॉल की है, इंस्टॉल करने में फाइल ले ली है, फाइल लेने के बाद में यूजर बना है, सो एंड सो फोर्थ हम लोग ने चीजें की है। लेकिन है ना, अभी डॉकर क्या बोलता है ना, डॉकर बोलता है मैं हर एक लाइन को कैश करूंगा, इसको कैश करूंगा, इसको कैश करूंगा, इसको कैश करूंगा। एंड अब इस लाइन के ऊपर या इस लाइन पे आपने कोई भी चेंजेस कर दिए तो मैं नीचे के कैश वैलिडेट कर दूंगा। मतलब कि अगर आप अपने फाइल में चेंजेस कर रहे हो यहाँ पे कुछ ना कुछ, लेट्स से यहाँ पे मैंने 3 का 4 कर दिया, तो क्या होगा, कौन सा लाइन इनवैलिडेट हुआ, जहां पे कॉपी हुआ था फाइल, क्योंकि फाइल तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये लाइन इनवैलिडेट हो गया, जिसकी वजह से नीचे की पूरी लाइन इनवैलिडेट हो गई। इसके लिए आपको कैश को है ना बहुत स्मार्टली करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्मार्टली। अब स्मार्टली मतलब क्या, स्मार्टली मतलब ये कि तो आपको पता है ना कि आपको कौन सी फाइल को इंस्टॉल पहले करना है, जैसे कि होती है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं रिक्वायरमेंट्स की को एक फाइल में ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की फाइल ले लिया, ये पाइथन की रिक्वायरमेंट्स की फाइल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये फाइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि कोड अगर हल्का भी चेंज हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस लाइन पे, तो भाई नीचे आने के बाद तो फिर से ये हेल्थ चेक चालू हो जाएगा, फिर एक कल इंस्टॉल करने लग जाएगा, तो गड़बड़ है। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैंने फाई किया, ठीक है, मैंने खाली कोड को बदली किया हल्का सा। एंड नीचे आते कोड को चेंज करने के बाद नीचे मेरा कर्ल कमांड फायर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोड को कॉपी करता है, फिर नीचे कर्ल कमांड वाला मतलब कर्ल को इंस्टॉल करता है। तो अगर मैं इसको बिल्ड करने का ट्राई करूंगा ना, सब स्मूथली चलेगा, लेकिन जैसे ही वो 9 लेवल पे आया ना, देखो फिर से इंस्टॉल कर रहा है। भाई क्या जरूरत है, मैंने तो कर्ल को फिर से किया ही नहीं ना, मतलब कुछ छेड़छाड़ी तो कर्ल में किया ही नहीं है। लेकिन आपने किस में किया चेंजेस, इसमें किया, ये गलती हो गई। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, इसे स्मार्टली फाइल को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं ना, कि जो चीज हमारे काम की है सबसे पहले उसको बुला लेते हैं, है ना। और जो चीज, तो एक काम करते हैं इंस्टॉलेशन पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमारे काम की चीज है। ले लो इसको यहाँ पे, अरे पिप इंस्टॉल को शायद हम लोग नीचे भी ले सकते हैं, इतना जरूरत नहीं है पिप इंस्टॉल को लेने का यहाँ पे, ठीक है। अब अपना क्या हो गया, ये सारी चीजें आ गई, करेक्ट। उसके बाद में इसके नीचे मैं पिप इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को फ्लास्क की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉट फाइल्स की मेरे को जरूरत है, बराबर। तो मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल माई आर,
requirements.txt। अब requirements.txt कहाँ से आएगी, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई requirement.txt की मेरी फाइल चेंज हो तो हो जाए। तो इसमें मैंने क्या लिखा कि भाई requirement.txt मेरी लेके आओ, इधर से लेके आओ और उसको पेस्ट कर दो। डॉट का मतलब है कि नाम से नाम चेंज मत करो, ठीक है, ये डॉट का मतलब है। और फिर बाद में मेरे को ये भी तो करना है, मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया, मैं बोलता हूँ कि काम करो, ऐप का जो हम लोग का फोल्डर है वो मेन फोल्डर है, तो उस फोल्डर के अंदर जाके इस फाइल को डाल दो, main.py को, ठीक है, और उसके बाद में रन कर लो, हेल्थ चेक उसके बाद में कर लो। क्या होगा ना, आप कितने भी चेंज हो, नीचे वाली जो चीज है वो तो फटाक नहीं लगता होने के लिए, लेकिन ऊपर वाली जो चीज है उसको बहुत टाइम लगता है करने के लिए। अगर मैं बिल्ड करूंगा तो फर्स्ट टाइम पे ये टाइम लेगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कैश ही इनवैलिडेट कर दिया, हम लोग ने पूरा ऊपर नीचे कर दिया लाइन। लेकिन इस बात से जब भी मैं चेंजेस करूंगा, कुछ भी चेंजेस करूंगा, जैसे मैं फाइल के अंदर आके मैंने 5 का 6 कर दिया, ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो यू विल सी भाई कितना स्पीड से बिल्ड हो गया। 2 सेकेंड लिया है, देखो सेकेंड लिया है ना, और पहले कितना ले और ज्यादा टाइम ले रहा था, क्यों, क्योंकि फाइल का स्ट्रक्चर बराबर नहीं था। तो डॉकर का जब फाइल लिखते हैं ना तो आपको स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई स्ट्रक्चर ऐसा लिखो कि आपका जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो पहले आ जाए और आपकी फाइल बाद में आए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप नोड.js के साथ काम कर रहे हो, जैसे पाइथन के साथ में काम कर रहे हो, तो आप पहले रिक्वायरमेंट की फाइल ले लो, पहले रिक्वायरमेंट्स की फाइल आने दो, उसको आराम से इंस्टॉल कर लो, उसके बाद में आपकी कोड की फाइल ले लो, बाद में ही कोड का फाइल लेने का बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो, ठीक है। तो ये है आपका डॉकर का कैशिंग लेयर, जो आपके हर एक लाइन को कैश करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अपने जो बिल्ड है उसका हम लोग साइज रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फ्लास्क है भाई 850 MB का इमेज बना है। 850 MB क्या होता है, बहुत ज्यादा है, मतलब एक छोटा सा कोड जो कि रन हो रहा है उसके लिए 850 MB क्यों देना है, क्वेश्चन ये है। तो हम लोग को कम से कम 50, 100 या 150 MB तक हो, मे बी ये 850 बहुत ज्यादा है। तो उसको कम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसमें से कुछ तरीकों पे हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला तरीका है वो है तरीका है कि आप या तो एल्पाइन वर्जन यूज कर लो या तो स्लिम वर्जन यूज कर लो। अब बोलोगे एल्पाइन और स्लिम क्या होता है, तो आपका जो एल्पाइन वर्जन होता है ना वो बेस्ड होता है एल्पाइन लिनक्स पे, एंड उसके अंदर क्या करते हैं ना वो लोग सारी चीजें निकाल देते हैं, उसमें कर्ल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सारी चीजें वो लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, उसका जो साइज है ना वो बहुत छोटा हो जाता है। एक एल्पाइन लिनक्स का साइज 20-30 MB तक होता है, ठीक है। एंड जो स्लिम वर्जन है उस केस में क्या होता है कि उसका जो साइज है वो बहुत कम होता है, एंड वो डेबियन बेस्ड होता है। डेबियन मतलब आपका जिस पे उबंटू चलता है ना, आप एपीटी कमांड लगाते हो, तो जब आप एपीटी कमांड समझ लो, तो जो आपका डेबियन है वो एपीटी कमांड है, एंड ये आपका होता है स्लिम वर्जन। और आपका जो अल्पाइन है वो अल्पाइन लिनक्स के ऊपर बेस्ड होता है, जहाँ पे एपीके कमांड यूज होता है। तो थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी का इशू होता है अल्पाइन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें एपीटी के ऊपर अवेलेबल है जो कि एपीके के अंदर थोड़ा कम है, थोड़ा इशू होता है, और बहुत लोगों के लिए एपीके बहुत न्यू भी होता है। तो सवाल ये आता है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, सर्च करना है डॉकर हब पाइथन अल्पाइन, इतना सर्च किए, वेबसाइट खोले, टैग्स में जाने का, टैग्स में जाने के बाद में यू कैन सर्च हियर अल्पाइन, ठीक है। अब अल्पाइन सर्च किया, देखो टॉप पे आ गया, लेकिन हमें अल्पाइन चाहिए क्या, हम लोग काम करते हैं ना स्लिम ले लेते, डेबियन ले लेते भाई, वो थोड़ा इजी है, फटाफट हो जाएगा। तो आपको स्लिम के अंदर अलग मिलेगा, देखो 3.11 है, फिर ये अलग अलग काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो नाम है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड कुछ नहीं करना, चुपचाप आओ इसके अंदर और ऊपर ये जो लिखा है ना इसको हटा दो, तो ये आपका वर्जन रिप्लेस हो गया। अभी क्या हो रहा है, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, ये जो आईपीटी अपडेट वगैरह कर रहे थे, क्या जरूरत है इसको करने का, क्यों हम लोग वो चीजें कर रहे थे, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी चीजें है वो सारी अपडेट हो जाए, है ना, कुछ इंस्टॉल करना तो वो कर ले, लेकिन अभी उसका जरूरत ही नहीं है ना, तो इसको भी हटा देते, हेल्थ चेक का भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। एंड देखते, रन करते, बिल्ड करते। तो पहले जो इसका साइज है वो था 858 MB, ठीक है, और अभी इसका साइज कितना हो गया, 239 MB। ये आपका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ रिडक्शन है ना। तो सोचो कितना जरा आपने सेव कर लिए। अब अभी भी इसको रन करोगे ना, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही रन हो रहा है, भाई वो सेम ही रन होगा, कुछ फर्क आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, वो चलेगा ही चलेगा। कंटेनर में जाएंगे, ये वाला पुराना वाला है, मैं इसको बंद करता हूँ, इसको रन करता हूँ, एंड यू विल सी कि भाई ये चीजें चलेगी, मैंने 30 सेकेंड का भी लगा के रखा हुआ है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, चल रहा है कोड, कुछ दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे ठीक है भाई चल रहा है तो ठीक है, अब एक काम करो, अल्पाइन वर्जन डाल लो। बोलूंगा चलो भाई अल्पाइन डाल लेते हैं, अल्पाइन मैंने अलाइन लिख दिया, सॉरी अल्पाइन लिख लेते हैं,
एल्पाइन के अंदर जो भी लेटेस्ट है उसको उठा लेते हैं, यही यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसको उठा के स्लिम को हटा के मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, एल्पाइन कर लेता हूँ, पाइथन एल्पाइन, ठीक है। पाइथन कहाँ से है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट टैग नेम कॉपी होता है, ठीक है। देखो चल तो रहा है, तो कॉपी किया एंड बिल्ड कर लेते हैं। एल्पाइन है ना थोड़ा स्लो बिल्ड होता है, ठीक है। अब ये क्या करे ना, पुल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास एल्पाइन इमेज नहीं है मेरे लोकल के ऊपर पाइथन का। तो यहाँ पे कुछ आया है, ओके फेल टू प्रोसेस कुछ। एक्चुअली मैंने आपको बोला ना, एल्पाइन के अंदर है ना कमांड्स नहीं होते, वो सब हटा देता है भाई। उसके अंदर बहुत कम चीजों का एक्सेस होता है, तो उसके पास ये भी कमांड नहीं है, सोचो इतना ज्यादा। क्योंकि छोटा करने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो लोग लाइब्रेरीज को हटाते हैं, पैकेजेस को हटाते हैं, तो लोग ये सारी चीजें भी हटा देते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, हटा दो, फटाक से रन चलो, हो गया 2 सेकंड में बिल्ड हो गया। एंड देखते साइज कितना हुआ, 250 था कुछ, तो 110 MB हो गया। देखिए कितना साइज रिडक्शन हो गया, है ना। आपको पता है आप इससे भी ज्यादा साइज को रिड्यूस कर सकते हो मल्टी स्टेज बिल्ड्स का यूज करके। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे कर, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। अभी ये आपने सीखे क्या, कि आपको साइज कैसे रिड्यूस करना है, आपने थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन सीखा, आपने साइज को रिड्यूस किया, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड की तरफ, कि मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है, ओके। आपको पता है मल्टी स्टेज बिल्ड के अंदर होता क्या है, हम लोग है ना मल्टीज बनाते हैं, कि पहले ये काम होगा उसके बाद ये होगा, ऐसा करके हम लोग कुछ ना कुछ स्टेजेस बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सकालाई ड्रॉ का मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सकालाई ड्रॉ के फाइल के अंदर मैं आपको मल्टी स्टेज बिल्ड समझाता हूँ क्या होता है। सपोज ये आपका फाइल है, ये आपका इमेज है, ठीक है, आपका डॉट का इमेज है। तो आप बोलोगे ये काम करो, इंस्टॉलेशन इधर कर लो, ठीक है। और आप इसके पास है ना सारी चीजें जो भी आपको रिक्वायर है इंस्टॉल करने के लिए, इसके पास कर्ल है, मे इसके पास एपीटी है, मे बी अपडेटेड पैकेजेस है, इसके पास कुछ है, ठीक है, इसके पास सब कुछ है। तो आपको ये चीजों की रिक्वायरमेंट है इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद को रन करना है। जब आप रन करोगे आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, आपके जो पैकेजेस थे जो आपको खाली वो पैकेजेस की जरूरत है, यहाँ पे आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। ये जो पार्ट है इसका आपको जरूरत नहीं है, ऊपर का जो कर्ल वगैरह, आपको सिर्फ क्या चाहिए, पैकेज चाहिए। एंड पिप का भी चाहिए भाई, यहाँ पे आपको पिप चाहिए ना इंस्टॉल करके, यहाँ पे आपको पिप भी चाहिए, बट यहाँ पे आपको पिप नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि एक पाइथन हो, आपकी फाइल हो, और उसको रन कर दें, बस। तो यहाँ पे तो आपका फाइल का साइज बहुत ज्यादा था, मे बी 100 MB का था, है ना। उसके बाद में जब यहाँ पे वो आएगा नहीं है, तो शायद वो 70-60 MB तक आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड। तो यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, इंस्टॉलेशन का। तो अब यहाँ से क्या करोगे, आपको जो रिक्वायर्ड चीजें हैं आप उसे क्या करोगे, उस पैकेज को उठा के, मॉड्यूल को उठा के, जो भी अपने लाइब्रेरी इंस्टॉल किए पिप का यूज करके, आप उसको उठा के यहाँ पे भेज दोगे। और फिर आप फाइल को उठा के यहाँ पे ले लोगे आपके सिस्टम, आपसे डिस्क से, जो भी डिस्क वगैरह है, कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी, कॉपी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से आपने कॉपी कर लिए जितना भी चाहिए था, कर लिए, पैकेजेस को ले लिया और रन कर दिए। तो आपका जो फाइनल इमेज बनता है ना, वो सिर्फ इतना होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, ये आपका होता है फाइनल इमेज। और बाद में क्या कार्ड हो जाती है, ये हट जाएगा, ये हट जा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये गया, ये गया, और बचा आपका बस इतना सा इमेज फाइल। तो ये होता है मल्टी स्टेज बिल्ड। तो कैसे किया जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा ना, देखो ज्यादा सरदर्द नहीं है ये, आपको खाली नाम देना है एस बिल्डर। आपने बोले कि आप एस बिल्डर भी दे सकते हो, फिर मैं स्टेज 1 भी दे सकता हूँ अपना ना। तो बिल्डर इंस्टॉल स्टेज, हम लोग, मैंने थोड़ा बड़ा नाम रख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। नहीं, इसको ले लेते, इसको नीचे डाल लेते, अभी नीड नहीं है इसका, बाद में जब आएगा आएगा, अभी नहीं है। उसके बाद में मुझे इसको बुला लिया ये वाले स्टेज के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो पिप इंस्टॉल तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है, वो अपना हो रहा है मेन फर्स्ट वाले स्टेज पे, बिल्डर स्टेज के ऊपर। तो हमें इसको, ये तो कहीं तो कर रहा है, मतलब किसी अपने छुपे हुए फोल्डर के अंदर वो पिप को मतलब इंस्टॉल कर रहा है लाइब्रेरी को। तो हमें उसे एक फोल्डर में लाना पड़ेगा, है ना। तो हमें एक फोल्डर में लाने के लिए पिप जो इंस्टॉल है, इसके अंदर हम लोग को एक कमांड को डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं उसे डाल देता हूँ। तो ये क्या बोलता है, प्रीफिक्स इंस्टॉल, मतलब ये एक इंस्टॉल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इस चीज को डाल दो, ठीक है। वो क्या करेगा, कुछ भी इंस्टॉल करेगा ना, वो चुपचाप जाके इसके अंदर डाल देगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो उसने प्रीफिक्स इसके अंदर डाल दिया। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी को नीचे ले लेते, हम लोग को लिखना पड़ेगा फिर से ये अपना स्टेज, ठीक है। अपने को अल्पाइन, हम लोग जो भी वर्जन यूज करें डजेंट मैटर। हम लोग अभी फाइनल स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। मिसिंग क्या है, कि आपने यहाँ पे जो इंस्टॉल किया था पिप इंस्टॉल, जो कि फर्स्ट स्टेज पे था, उसको तो आपने सेकेंड इस पे लेके ही नहीं आए। तो उसको लेके आना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, कॉपी माइनस माइनस फ्रॉम,
कौन सा, कहाँ से लेके आना है, बिल्डर स्टेज से किधर पे पेस्ट करना है। तो इंस्टॉल मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पहला स्टेज मैंने बनाया था उसमें जाओ, चुपचाप इंस्टॉल नाम का जो, और उसको यूजर स्लैश लोकल पे डाल दो। अब बोलोगे यूजर स्लैश लोकल क्या होता है, तो भाई हर एक लैंग्वेज के हिसाब से ना चीज चेंज होती है। नोड.js के अंदर आप डायरेक्टली उठा के नोड मॉड्यूल्स पे क्या होगे, पाइथन के अंदर आपने इंस्टॉल किया, आप डायरेक्टली इसको यूजर लोकल के अंदर डाल दिए, या ना मे बी एनवायरमेंट, ऐसा करके आप कुछ ना कुछ करके डाल सकते। बिल्ड करके देखते हैं, तो ये बिल्ड हो गया है। अब देखते हैं इसका साइज कितना हुआ है। इमेजेस, सो वी आर एट 91 MB राइट नाउ। तो पहले कितना था मुझे भी याद नहीं है, मैं भूल गया, बट अराउंड शायद 150 था, जो भी था। तो हमने और ज्यादा क्या किए, रिड्यूस कर लिए इस चीज को, है ना, साइज को रिड्यूस कर लिए। रन करके देख ले तो चाहिए, तो कोई कंटेनर रन हो रहा है क्या, हो रहा है, हटा देते इसको, रन करते देखते, होप सो रन हो जाए। तो देखो रन हो गया, मतलब चीजें काम कर रही है। हम लोग साइज को रिड्यूस कर पाए, हमने 850 MB से हमने उसे जितना भी लिखा है 850 से 400 250, एंड नाउ वी आर एट 91 MB। तो आपको क्वेश्चन होगा कि क्या रोहन, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द साइज मोर? सो मे बी द आंसर इज यस। आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो हम लोग अभी बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। तो डॉकर के अंदर नेटवर्किंग क्या होती है और होता कैसे। तो जब आप एक कंटेनर चलाते हो, मतलब आप जब एक इमेज को रन करते हो, वो जब कंटेनर बन जाता है, जैसे अपने एग्जांपल में था पाइथन का कंटेनर, तो उस केस में क्या होता है ना, डॉकर हमेशा इसको एक नेटवर्क अलोकेट करता है, ठीक है। जैसे इसको एक नेटवर्क दे दिया, तो इस नेटवर्क के अंदर वो चल रहा है। फिर बाद में आपने यहाँ पे शायद एक MySQL को अप कर दिए, तो इसको भी डॉकर एक नेटवर्क दे देगा। तो दोनों के पास अलग अलग नेटवर्क है। तो जब दोनों के नेटवर्क है, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, करेक्ट। डायरेक्टली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन करने के लिए लगता है क्या, एक्सेस पॉइंट। अगर आप लोग ने नेटवर्किंग पढ़े रहोगे तो अलग नेटवर्क वाली चीजें आ जाती है। अगर आपको ये चीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बीच में कुछ बनाना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता से दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो आपको पता होगा कि हम लोग अपने पाइथन से 5000 पोर्ट को एक्सपोज कर रहे थे, करेक्ट। तो अगर हम लोग 5000 पोर्ट, अगर हम 5000 पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं अपने होस्ट सिस्टम के ऊपर, और क्या हो अगर हम लोग MySQL को भी हम लोग एक्सपोज करते एंड फिर उसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, करेक्ट। नहीं सर, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो अपने में होस्ट सिस्टम कौन है, विंडोज है, एंड पाइथन ने यहाँ पे एक्सपोज किया 5000 पोर्ट को। तो 5000 जो पोर्ट था वो हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे, करेक्ट, हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे। इसका मतलब ये दोनों के बीच में तो ट्रैफिक चल रहा है। क्यों, अगर आपने इसको एक्सपोज किया है तो क्या हो अगर मैं MySQL को भी एक्सपोज कर लूँ, तो ये भी तो बात कर पाएगा। फिर मैं इसका अगर 3306 जो इसका पोर्ट होता है, मैं इसको भी एक्सपोज कर लेता हूँ, एंड मैं पाइथन को बोल दूंगा कि भाई ये काम करो, एक्सेस कर लो। तो बोलेगा ठीक है भाई, लेकिन उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं एक आईपी एड्रेस दे दूंगा, वन मतलब कुछ ना कुछ एक आईपी एड्रेस होगा होस्ट के पास में। तो पाइथन को मैं बोल दूंगा कि एक काम करो, तुमको MySQL चाहिए ना, इसके ऊपर लेके जाओ, इसके ऊपर रिक्वेस्ट लेके आओ, ठीक है। जब इसके ऊपर लेके जाओ, क्यों इसके ऊपर लेके आओ, क्योंकि मैंने इसका भी पोर्ट एक्सपोज करके रखा हुआ है होस्ट के ऊपर। तो टेक्निकली होस्ट से मैं दोनों चीजों को एक्सेस कर पाता हूँ। तो क्या हो अगर मैं इसको बोलूँ कि काम करो, इस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट करो, तो जब रिक्वेस्ट ये ऊपर जाएगी इसके पास में, ठीक है, इसके पास में जब रिक्वेस्ट जाएगी होस्ट के ऊपर, तो होस्ट के पास तो 3306 का एक्सेस है, करेक्ट, क्योंकि हमने उसको एक्सपोज किया था। थोड़ा कंफ्यूजन होता रहेगा, आई नो, बट तो अगर हो सकता है तो थोड़ा पीछे करके वापस से देख लेना। तो क्या होगा ना इस केस में, अब ये इस चीज को एक्सेस कर पाएगा। कैसे एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि आपका MySQL भी होस्ट को एक्सपोज था, ठीक है। बेसिक है नेटवर्किंग, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मतलब आप एक तरीका ऐसे कि आप ऐसे कम्युनिकेट करा लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस तरीके में कि भाई आपको हमेशा आईपी एड्रेस तो नहीं पता ना, आपका लोकल आईपी एड्रेस बहुत बार चेंज होते रहता है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका आईपी एड्रेस कौन सा है। तो उसके लिए डॉकर कहता है कि आप एक काम करो ना, आप ये वाला कीवर्ड यूज कर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं host.docker.internal। तो जब आप इसको यूज करते हो तो डॉकर इसको रिजॉल्व करता है। आपको डीएनएस पता होगा, पता है ना, डीएनएस डोमेन नेम रिजॉल्वर्स। तो डीएनएस जो सिस्टम्स होते हैं, देखो डीएनएस भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो डीएनएस भी पढ़ा देता हूँ। तो डीएनएस सिस्टम क्या होता है ना, आप उसको एक डोमेन नेम देते हो, जैसे कि अभी वो आपका कुछ भी हो सकता है, डोमेन नेम का ये हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है तो google.com भी एक डोमेन हो गया। तो जब आप इस डोमेन को डीएनएस के पास लेके आते हो, डीएनएस रिजॉल्वर के पास में, तो आपका डीएनएस क्या देता है रिटर्न में, आईपी एड्रेस देता है कुछ ना कुछ, करेक्ट। अभी इस केस में लेट से अगर उसने ये वाला आईपी एड्रेस दे दिया, तो डॉकर ने क्या किया ना, डॉकर ने खुद का एक डोमेन बना लिया है, docker.host.internal। तो ये क्या करता है ना, जब इसको रिजॉल्व करता है तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है, आपके होस्ट का आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो डॉकर यही बोलता है कि भाई हर जगह आईपी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसको यूज करो, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल लो, मैं ऑटोमेटिकली होस्ट का जो आईपी एड्रेस है ना उससे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रहता है। आप इसमें लोकल होस्ट नहीं डाल सकते। अगर आप लोकल होस्ट डालोगे ना, तो लोकल होस्ट बेसिकली क्या करता है ना,
सेल्फ पॉइंट करता है। तो सेल्फ पॉइंट के केस में क्या होगा, डॉकर इसको भी आईपी एड्रेस असाइन करता है 172 कुछ ना कुछ। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो डॉकर ने यहाँ पे मेन को जो ब्रिज है यहाँ पे कुछ आईपी दिया और यहाँ पे दिया 172.17.0.02 एंड यहाँ पे 03 दिया हुआ। तो अगर आपका पाइथन एप्लीकेशन है उसका 02 है और आपने उसको लोकल होस्ट देके बोले कि भाई माइस्क्वेल उठा लो, तो वो नहीं लेगा क्योंकि वो इस कंटेनर में तो नहीं है ना, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसका आईपी एड्रेस 0.3 है, जिसका आईपी एड्रेस माइस्क्वेल का, तो वो नहीं ले पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्रिज का लेना पड़ता है, क्योंकि फिर आप वैसे कम्युनिकेशन ऐसे कर पाओगे। तो मतलब होस्ट का आईपी एड्रेस, होस्ट का कैसे मिलेगा, docker.host.docker.internal से। ठीक है, अभी ये वाला एक पार्ट है। ठीक है, अभी काम करते हैं, इसको कोड करके देखिए कैसे बना सकते हैं हम लोग। ये बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद में मैं थोड़ा आपको टाइप्स बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक माइस्क्वेल का कोड लिखा था, जिस पाइथन प्रोग्राम है जो कुछ नहीं करता है, वो माइस्क्वेल को कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड उसका यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है एंड यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है। तो लोकल होस्ट के ऊपर कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको यकीन नहीं होता, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लोकल होस्ट के ऊपर वो नहीं चलेगा, इवन इफ वो सेम पे है तो भी। तो मैं इसको बिल्ड करता हूँ। देखो ये बिल्ड हो गया, अब इसको कुछ नहीं करना, खाली रन करना। तो डॉकर रन 5000 एक्सपोज करते हैं, करेक्ट, एंड आरएम के ऊपर। ठीक है, सब परफेक्ट एकदम। तो अभी अपने को माइस्क्वेल भी रन करना है। तो माइस्क्वेल को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें जाते हैं एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गिव मी MariaDB docker command to run। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे लिए डॉकर का एक कमांड दे देगा जो कि MariaDB का है। तो उसने डिटेक्ट कर लिया, अच्छा यूजर नेम ये है, पासवर्ड वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा है। तो सिंगल लाइनर चाहिए, तो गिव मी सिंगल लाइनर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया तो कुछ नहीं कर रहा है ये। MariaDB का एक इंस्टेंस चालू करा है जिसके ऊपर उसने 3306 को एक्सपोज किया है, पासवर्ड रूट पास रखा है, जो भी मैंने यहाँ पे रखूंगा ना मैं, उसने उसके हिसाब से रख लिया। एंड इसको मैं एंटर करता हूँ। आपके केस में वो पुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे अप हो गया, MariaDB अप हो गया एंड ये वाला अप हो गया। अब मैं इसको 5000 पोर्ट के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। तो लोकल होस्ट 5000। तो यू विल सी कि भाई कनेक्शन फेल हो गया, कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोकल होस्ट यूज किया था, है ना। अब लोकल होस्ट के ऊपर थोड़ी चलने वाला है वो, अपने को क्या यूज करना पड़ेगा इस केस के अंदर, docker.internal। ठीक है, आपको चाहिए ना तो मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। अगर मैं आईपी कन्फिग करूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा। मैं आईपी एड्रेस को लेता हूँ एंड मैं अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस को डालूंगा एंड उसके बाद में बिल्ड करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिना बिल्ड किए तो चलने नहीं वाला। वो एक है ना कमांड बना लेता हूँ ताकि वो बिल्ड भी करे एंड साथ अपना डॉकर का ये भी काम हो जाए। तो एंड आई होप एंड चलता हो इसके अंदर। ओके ठीक है, तो एंड हम लोग ने यूज किया। तो अब क्या होगा ना, वो बिल्ड करेगा, उसके बाद में उसको अप करेगा। ठीक है, तो उसने बिल्ड किया एंड अप कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश करूंगा मैं तो देखो MariaDB कनेक्टेड। इसका मतलब मैंने जब उसको आईपी एड्रेस दिया मेरे होस्ट सिस्टम का तो वो कनेक्ट हो गया। लेकिन आईपी एड्रेस कैन भी चेंज ना, आईपी एड्रेस तो चेंज हो सकता है। तो इस केस में क्या करोगे, आईपी एड्रेस अगर बार बार चेंज हो रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इसे यूज करना चाहिए। तो ये क्या करता है ना, आपका ये आपका ऑटोमेटिकली होस्ट का आईपी एड्रेस उठा लेता है। अभी देखो यहाँ पे जब रन हो रहा है डॉकर के अंदर तो 172 वाला आईपी एड्रेस यूज कर रहा है वो लोकल के लिए। मतलब उसको खुद के पास अपना अलग आईपी एड्रेस है जो कि डॉकर ने असाइन किया। तो अभी मैं अगर इसको रन करूंगा, देखो चीजें ब्रेक नहीं होगी। देखो MariaDB इज कनेक्टेड। MariaDB इज नथिंग बट माइस्क्वेल का ओपन सोर्स वाला वो वर्जन है जो 4 के वो। ठीक है, डेटाबेस मतलब कनेक्ट हो रहा है। तो अभी अपने केस में क्या हो रहा है ना, दो अलग अलग कंटेनर विच इज रनिंग इन डिफरेंट नेटवर्क, आइसोलेटेड डिफरेंट नेटवर्क, बोथ आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। हाउ सो, क्योंकि हम लोग के पास ऊपर होस्ट वाला सिस्टम है जिसके थ्रू ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक बीच में एक मिडल मैन है या फिर एक दलाल बोल लो, एक दलाल है बीच में। तो दलाल क्या कर रहा है, दोनों के बीच का कम्युनिकेशन करा रहा है कि उसके पास एक ऐसा एड्रेस है जिस एड्रेस पे लाके सामान छोड़ दो और वहां से सामान माइस्क्वेल उठा सकता है और माइस्क्वेल कुछ आके सामान रख दे और पाइथन उठा सकता है। तो बेसिकली आप ऐसा कुछ करके आप एनालॉजी को आप समझ सकते हो। बहुत लेम एनालॉजी है नो। अभी ये वाला तो बात हो गया, लेकिन मैं बोलूँ कि काम करो ना, ऐसा क्यों करना है, एक काम करो, मेरे को माइस्क्वेल को एक्सपोज ही नहीं करना, मेरे को माइस्क्वेल को एक्सपोज ही नहीं करना अपने होस्ट सिस्टम से। क्यों करना है भाई, तुम्हारा डेटाबेस है, वो डेटाबेस अगर हैक विक हो गया तो सीन हो जाएगा। तो होस्ट को एक्सपोज करना है, होस्ट को सिर्फ पाइथन का दे दो ना, पाइथन का जो 5000 है उसको एक्सपोज करो। पाइथन को इंटरनली कम्युनिकेट करने दो माइस्क्वेल से। तो अभी वो कैसे करोगे आप। तो अब हम लोग देखने वाले कि भाई नेटवर्किंग के कितने टाइप से होते क्या और कैसे सिर्फ और सिर्फ पाइथन के पोर्ट एक्सपोज करें ना हमारे डेटाबेस को बचाए। तो अपने पास अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क है। मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइप्स को, फिर अपन धीरे धीरे करके देखेंगे। पहला नेटवर्क होता है ब्रिज नेटवर्क, विच इज डिफॉल्ट। मतलब आप कैसे भी कितने भी कंटेनर क्रिएट करो, हर बार ब्रिज कंटेनर ब्रिज नेटवर्क बनता है। तो ब्रिज के अंदर क्या होता है ना, सबके पास अपने अपने नेटवर्क होते हैं एंड वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दैट इज द ब्रिज नेटवर्क। तो उसको खाली नेटवर्क बताना पड़ता है कि भाई ब्रिज टाइप है, तो वो हो जाता है। कंटेनर्स जैसा मैंने आपको बताया ना डीएनएस के अंदर, तो डीएनएस के अंदर जो हमने डाला था host.docker.internal, तो उसकी जगह आपका कंटेनर का नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम रखो। जैसे यहाँ पे डीबी रखा है नाम, यहाँ पे एपीआई है, तो वो सीधा बोलेगा कि भाई डीबी को कनेक्ट कर, तो सीधा डीबी को कॉल कर, तो सीधा एपीआई को कॉल हो जाएगा। तो ये होता है आपका ब्रिज नेटवर्क। उसके बाद में दूसरा आता है होस्ट नेटवर्क। तो होस्ट नेटवर्क में क्या होता है ना, इट इज द फास्टेस्ट नेटवर्क। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों अलग अलग नहीं है। अब ये लोग होस्ट नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं, मतलब जो उनका मेन होस्ट है ना उसके नेटवर्क को ये लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये फास्ट होता है क्योंकि इसमें बीच में नैट नहीं है। कंटेनर्स शेयर होस्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे हम लोग को खाली नेटवर्क में डालना होता है होस्ट एंड दूसरे वाले को भी डालना होता है होस्ट के अंदर। एंड कंटेनर्स कैन यूज दी होस्ट नेटवर्क। कोई नेटवर्क का आइसोलेशन नहीं है, होस्ट का आईपी एंड पोर्ट यूज।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपका जो 3306 ऑलरेडी इन यूज, तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब आप एक पोर्ट को आप बार बार यूज नहीं कर सकते। तो ये होस्ट नेटवर्क है। एक होता है नन नेटवर्क। नन में कुछ नहीं भाई, नाम से समझ रहे हैं नन क्या होता है। तो नन के अंदर कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो आइसोलेटेड होता है, वो बाहर से एक्सपोज ही नहीं होता। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा कुछ बनाना है जो कि बहुत ही सिक्योरिटी वाला टास्क है, जहाँ पे आपको बाहर इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना है, आपको कुछ चलाओ तो मस्त प्रोसेसिंग करेगा, आपको फाइल ला के दे देगा, एंड अंदर फिर कोई अंदर से बाहर कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, ना तो बाहर से अंदर कुछ कम्युनिकेशन हो पाएगा। उसके बाद होता है ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क में क्या होता है ना, यू हैव मल्टीपल होस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल होस्ट? मतलब लेट से आपके पास दो अलग अलग डॉकर चल रहा है, या फिर आपके पास अलग अलग कंप्यूटर है और अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग डॉकर है, उसके ऊपर अलग अलग कंटेनर्स चल रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे से बात कैसे करें? तो इस केस में हम लोग मल्टी होस्ट वाला नेटवर्क का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं एंड दो अलग अलग कंप्यूटर फिर एक ही के अंदर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी कंटेनर्स ऑन डिफरेंट होस्ट कैन टॉक बाय दी डीबी नेम, बाय दी नेम, ठीक है। तो ये वाली इसमें चीजें है। तो एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं नेटवर्क बनाने से, ब्रिज नेटवर्क बनाते हैं। अब ब्रिज नेटवर्क बनाने का कमांड बहुत ईजी है। तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर। ड्राइवर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट ब्रिज होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिंटेक्स को याद रखो, तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रिज बनाना है मेरे को, और और फ्लास्क नेटवर्क बनाना है, ठीक है। इसको एंटर किए तो ये बता रहे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिया था। आपके केस में वो बन जाएगा, ठीक है। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको इस नेटवर्क में डेटाबेस को अप करना पड़ेगा। तो उसको अप कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड ये वाला है। तो इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो डॉकर रन, इसका नाम दे दिया मैंने MariaDB। देखो नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नाम दे देना माइनस माइनस नेम करके। उसके बाद में अब यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस नेटवर्क जब लिखा मैंने, फ्लास्क नेटवर्क, तो मैंने क्या बता रहा हूँ कि भाई इसको फ्लास्क नेटवर्क के अंदर डाल दो, ठीक है। किसको? MariaDB को। एंटर किया, ये उस नेटवर्क के अंदर चले गया। अभी यहाँ पे जब आप डेटाबेस को यूज कर रहे हो, तो ये आपका होस्ट था, बराबर। तो आपको होस्ट को चेंज कर लेना इस होस्ट से, जो MariaDB लिखा ना यहाँ पे, इससे। क्योंकि अब क्या होगा ना, अब आपका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा उस कंटेनर से। तो उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए कुछ चाहिए ना, कि भाई नाम क्या है उसका, होस्ट तो कुछ होगा। एंड डॉकर में क्या होता है ना, जो आपके कंटेनर का नाम होता है वही आपके होस्ट का नाम होता है, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं अपने किसको, फ्लास्क वाले एप्लीकेशन को। तो डॉकर रन 5000 को एक्सपोज करो। देखो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है, पोर्ट को हटा दिया है, जो पोर्ट एक्सपोज हो रहा था ना। अब इफ यू सी यहाँ पे पोर्ट कोई भी एक्सपोज नहीं है, सिक्योर्ड एकदम, वो एक नेटवर्क के अंदर है, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो इस नेटवर्क के अंदर है वही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि डॉकर रन करो, 5000 को एक्सपोज करो, और ये तो फालतू वाली चीजें सिक्रेट की, ये सब छोड़ दो। पोर्ट यहाँ पे दे दिया, एंड यहाँ पे बोल दिया कि भाई एक काम करो, नेटवर्क जो है हमारा फ्लास्क वाला नेटवर्क डाल दो। लेकिन यहाँ पे एक बिल्ड भी डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिल्ड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजेस किए, तो बिल्ड तो करना पड़ेगा ना। तो डॉकर बिल्ड -t फ्लास्क डॉट एंड एंटर। तो इसने बिल्ड किया, बिल्ड का कमांड फायर हुआ, रन का कमांड फायर हुआ, एंड यहाँ पे ये चालू हो गया। अब अगर हम लोग जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर एंड मैं से रिफ्रेश करूंगा, तो यू विल सी दी MariaDB इज कनेक्टेड। तो अभी MariaDB चल रहा है, बट आपका जो एक्सपोज है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपोज है, आपका बैकएंड का पोर्ट एक्सपोज है, आपका डेटाबेस का पोर्ट एक्सपोज ही नहीं है। मतलब बाहर से कोई भी डेटाबेस को अब एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग ने क्या किसका इंप्लीमेंटेशन किया, ब्रिज नेटवर्क का। तो ब्रिज नेटवर्क के अंदर हम लोग ने MariaDB को एक्सपोज नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लास्क API को एक्सपोज किया, जो कि 5000 पोर्ट के ऊपर चल रहा है, एंड ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है MariaDB से। तो क्या बन गया, ब्रिज कनेक्शन बन गया। इसके हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज नेटवर्क, विच इज बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट आता है हमारा होस्ट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग लोकल होस्ट से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई नेटवर्क का टाइप अलग अलग है। तो हम लोग कैसा, हम लोग फ्लो करके जा रहे थे ऊपर से, करेक्ट। हम लोग यहाँ से ऊपर से फ्लो करके जा रहे थे कि हम लोग पहले होस्ट का IP एड्रेस डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड तो उसकी वजह से बड़ा दिक्कत हो रहा था कि ऐसे ऊपर से जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, मैं ये कैसे करूँ? तो उसके लिए आपके पास आता है होस्ट नेटवर्क, जहाँ पे आप लिटरली लोकल होस्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आपके पास नेटवर्क आता है। तो इस केस में आपको इसको अगर यूज करना है तो बहुत ईजी है, आपको खाली डालना है नेटवर्क एंड यहाँ पे लिखना है होस्ट। तो अब क्या होगा ना, अब आपके एप्लीकेशन में अगर आप लोकल होस्ट आप लिखते हो तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा, इसको कोई भी अलग से IP एड्रेस का जरूरत नहीं। पहले वाले केस में 172 वाला यूज होता है, इस केस में डायरेक्टली 192 वाला IP एड्रेस यूज हो। तो क्या करना है ना, सबसे पहले मेन डॉट ये वाला मेन डॉट py में आने के बाद मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया है। लोकल होस्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पे आने के बाद में पहले तो पुराना वाला कंटेनर को डिलीट कर लेते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग नेटवर्क में चल रहा था। अभी हम लोग चुपचाप आएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे होस्ट नेटवर्क। एंड हाँ, हम लोग को पोर्ट एक्सपोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम लोग होस्ट के थ्रू कम्युनिकेट कराने वाले, तो फिर उसके लिए मैं पोर्ट एक्सपोज कर लेता हूँ 3306। तो मैंने लिखा भाई नेटवर्क को होस्ट कर दो, ठीक है, इजी, खाली होस्ट लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे पोर्ट एक्सपोज कर दिया। तो इस केस में इफ यू सी कि पोर्ट इज एक्सपोज्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि बिल्ड
कर लो एंड डॉकर रन कर लो, 5000 को एक्सपोज कर लो, पोर्ट 5000 है एंड नेटवर्क हमारा होस्ट है। तो देखो मैंने यहाँ पे होस्ट यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे चेंज करके होस्ट कर लेना जहाँ पे अपने पहले ब्रिज किए थे। आप यहाँ पे नेटवर्क के अंदर वही टाइप भी आप कर सकते हो जैसा मैंने किया था पहले, जैसा हम लोग पहले ड्राइवर लिखते थे ना वैसा भी यहाँ पे आप करके आप ड्राइवर कर सकते हो, बट ठीक है कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर। तो इसने बिल्ड करना शुरू किया एंड यू विल सी अ बिग चेंज ओवर हियर दैट इट्स यूजिंग द 192 वाला आईपी एड्रेस। ठीक है, पहले वो 172 को यूज करता था इफ यू डू रिमेंबर, अब यहाँ पे 192 को यूज करा। एंड इफ आई रिफ्रेश तो यू विल सी कि इट्स नॉट वर्किंग, रीजन बीइंग विंडोज में जो डॉकर है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है विंडोज एंड मैक के अंदर, बट इट विल इवेंचुअली वर्क इन दी लिनक्स वाला सिस्टम। तो आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि भाई होस्ट नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड नेटवर्क आता है उसका नाम है नन। तो नन मतलब क्या होता है ना कि भाई इसका कनेक्शन ही तोड़ दो सब जगह से, ठीक है, तो फिर वो बाहर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो आप इसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ये किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई और इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं करना है, नेटवर्क में नन डाल देना एंड काम हो गया। तो इसको एक्सप्लेन मतलब इसको इंप्लीमेंट करने की चीज नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद में ओवरले वाली चीज आती है। ओवरले वाला आप तब कर सकते हैं जब आपके पास 2 होस्ट सिस्टम है। ठीक है, तो अपने पास अभी 2 होस्ट सिस्टम नहीं है एंड मोस्टली हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग डेवऑप्स का कोर्स कोई बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ओवरले नेटवर्क क्या होता है। करंटली आप यही समझिए कि आपके पास 2 अलग अलग सिस्टम्स है एंड उसके अंदर अलग अलग डॉकर रखा हुआ है एंड अलग अलग कंटेनर है एंड दोनों को एक दूसरे से बात करना है। तो उस केस में आप ओवरले का यूज करते हो। तो ये आपका हो गया क्या, डॉकर का नेटवर्क। तो मैं आपको है ना कुछ डॉकर के नेटवर्क के कमांड के बारे में बता देता हूँ। एक होता है डॉकर नेटवर्क एलएस होगा, तो इसके अंदर आपको लिस्ट कर देगा कि है ना भाई कौन कौन से नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है। तो वी कैन सी कि भाई फ्लास्क का नेटवर्क है, रोहन नेटवर्क है, सो एंड सो फोर्थ है। आप डॉकर नेटवर्क आरएम भी यूज कर सकते हो अगर आपको कोई नेटवर्क डिलीट करना है तो आप आरएम करने के बाद में इफ यू सी भाई रोहन, तो ये क्या करेगा ना उस नेटवर्क को हटा देगा। तो अगर आप एलएस करोगे तो नेटवर्क हट चुका है। अगर आपको उस नेटवर्क को किसी कंटेनर से कनेक्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डॉकर नेटवर्क कनेक्ट। कौन से को कनेक्ट करना है, मैं बोलूंगा भाई मेरे को फ्लास्क नेटवर्क है ना, मेरे को उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो बोला किसको कनेक्ट करना है, मैं बोलूंगा अरे भाई मेरे को ये वाला जो कंटेनर चल रहा है ना, ये पता नहीं कौन सा है, नॉस्टैल्जिया था, तो मेरे को उसको कनेक्ट करना है, इसके अंदर डाल दो। तो मैं इसको एंटर करूंगा। अब ये क्या किया ना, ये जो कंटेनर है मेरा वो इस नेटवर्क के अंदर आ गया। आपके मन में क्वेश्चन आता रहेगा, अच्छा तो मतलब हम लोग कंटेनर को चालू करते टाइम पे भी एक नेटवर्क दे सकते हैं एंड अगर कंटेनर चालू हो चुका है, ठीक है, रनिंग स्टेज पे, फिर भी हम लोग उसको एक नेटवर्क के अंदर डाल सकते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि अरे यार क्या हम लोग एक कंटेनर को मल्टीपल नेटवर्क में डाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो अगर मैं यहाँ पे रोहन डालूंगा तो पहले तो बोलेगा कि भाई रोहन नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं बोलूंगा ओके भाई ठीक है, काम करो ना, क्रिएट कर लो नेटवर्क, कोई बात नहीं, क्रिएट कर लो। ड्राइवर में भी ब्रिज नेटवर्क मेरे को बनाना है, आप कस्टम भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि काम करो, एक रोहन नाम का नेटवर्क बना लो, और मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है इसको डाल दो। तो अब ये जो है इसने क्या किया, 2 नेटवर्क में आ गया। अभी आपका फ्लास्क नेटवर्क में भी है, रोहन नेटवर्क में भी है। तो आप अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग कंटेनर को रखो और मैं भी एक बीच का नेटवर्क बनाओ उनको कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऐसी चीजें भी कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं डॉकर नेटवर्क। तो अभी हम लोग थोड़ा बड़ा स्टेप ले, हम लोग अभी सीखने वाले हैं डॉकर कंपोज के बारे में। तो आप लोग ने एक प्रॉब्लम आपने नोटिस किया कि बहुत बार हो रहा था कि भाई नेटवर्क बार बार डिफाइन करो, वॉल्यूम बार बार डिफाइन करो, ऊपर से 2 अलग अलग कंटेनर बनने, उनको एक वॉल्यूम में डालने, उनको एक नेटवर्क में डालने का सरदर्द, 2 अलग अलग कंटेनर को मतलब 2 अलग अलग इमेज चलाने का सरदर्द। तो कितने सारे थे। मैं चाहता हूँ कि भाई एक काम में मेरा पूरा आप हो जाए, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 10 सर्विसेज लगती है मुझे, तो मैं इसे अचीव करूँ। तो इस चीज को करने के लिए आया डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज डॉट YAML। वाई तो बहुत ईजी है, सबसे पहले नाम देना पड़ेगा, इट्स ऑप्शनल थिंग, आपको अगर देना है तो दो, नहीं देना तो नहीं दो। तो सर्विसेज से शुरू करते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी यूज होगी। तो सर्विसेज के लिए सबसे पहले अपना क्या आएगा, बैकएंड है, तो बैकएंड नाम का सर्विस होगा। तो एक नाम दे देते हैं कि भाई मेरे पास अब बैकएंड का क्या है, अपने पास बिल्ड फाइल है, बिल्ड होगा, करेक्ट, तो बिल्ड डालते हैं। तो मैंने लिखा बिल्ड होगा मेरा। अब इसके फाइल कहाँ पे, तो मैं डालूंगा कि कॉन्टेक्स्ट मतलब फाइल का, आपको जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट में आपने फाइल का नाम डाला, फिर आपको डालना पड़ेगा कि भाई कंटेनर का नाम क्या है। मैं लिखूंगा कंटेनर का नेम, ये जरूरी नहीं, मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा रख दिया कि ठीक है भाई इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ, मैं भी बैकएंड ही मेरे को नाम रखना है। उसके बाद में पूछेगा कि ओके ठीक है चलेगा, पोर्ट कौन सा एक्सपोज करना है, एक्चुअली पोर्ट्स कौन सा एक्सपोज करना है, ठीक है भाई 5000 पोर्ट में एक्सपोज करना है। उसके बाद में आप बताओगे कि भाई नेटवर्क कौन सा है, तो नेटवर्क में एक नेटवर्क का नाम डाल दो, कोई भी एक नेटवर्क लिख लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क। ये हमने अपना एक नया नेटवर्क बना लिया, ठीक है, ये वाला रख दिया। अभी एक और हम लोग बनाते हैं नीचे, तो MariaDB का एक इमेज रहेगा। अभी हम लोग कौन सा इमेज यूज करें, तो कमांड देख लेते हैं। तो MariaDB के अंदर हम लोग यूज करें ये वाला वर्जन, मारिया लेटेस्ट, तो इसको लेके पेस्ट कर दो, तो ये वाला आ गया। कंटेनर का नाम क्या डालना है, तो कंटेनर का नेम मुझे रखना है, मे बी MariaDB रखना है, ठीक है। कंटेनर के नेम के बाद में अपने को चाहिए पोर्ट्स। देखो अभी अपने को पोर्ट्स एक्सपोज नहीं करना है, पोर्ट्स एक्सपोज करना रहेगा तो आप ऐसा डाल सकते हो, लेकिन मेरे को पोर्ट एक्सपोज नहीं करना है तो चलेगा, ठीक है। अब मुझे एनवायरमेंट चाहिए, मैं डालूंगा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट विल बी इन की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट। तो एनवायरमेंट यहीं से उठा लेते कि भाई ये जो एनवायरमेंट मैंने बनाया है कि इसको यहीं पे डाल लेते ना, माय पास, फिर में क्या डेटाबेस है। तो हमारा एनवायरमेंट सेटअप हो गया। अभी हम लोग को नेटवर्क को सेटअप करना पड़ेगा। तो नेटवर्क के अंदर कौन सा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, उठा के इधर डाल दो, भाई प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। एंड हाँ अभी अपने को है ना डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करना है। कैसा ना, जब भी अप डाउन होगा तो अपना डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन उड़ जाएगा।
जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंटेनर उड़ा रहे हो, कंटेनर के अंदर ही डेटा स्टोर हो रहा है ना, तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसको कहीं और स्टोर करना है। हम लोग को हो सकता है यहाँ पे अपने फोल्डर में स्टोर करना है, करेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम्स देने पड़ेंगे, वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई एक काम करो, ये जो लोकेशन है किसके अंदर, MariaDB के अंदर, उसको उठा के मेरे करंट डायरेक्टरी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना डॉट वाला, तो उसको यहाँ पे स्टोर कर लो .db डेटा के अंदर। तो ये क्या करेगा, यहीं पे स्टोर कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ना स्टोर करे तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो, तो क्या करेगा, डॉकर का वॉल्यूम बनाएगा जो कि एनक्रिप्टेड होगा और वो उसके अंदर स्टोर करेगा। अगर आप चाहते हो कि उसको प्राइवेटली यहाँ पे आपको अगर अपने फोल्डर में चाहिए स्टोर करके, तो आप यहाँ पे डॉट/ कर लो। तो करंटली मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी क्या होगा ना, आपका सीन क्या है ना, MariaDB पहले अप होना चाहिए, उसके बाद बैकएंड अप होना चाहिए, करेक्ट। वरना क्या हो जाएगा प्रॉब्लम कि भाई बैकएंड इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू दी MariaDB एंड MariaDB इज नॉट अप, तो बैकएंड ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन डालना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन ये किस पे डिपेंड करता है, ये MariaDB के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे ऊपर एक नेम भी दे दिया जिसका नाम है माई ऐप। तो यहाँ पे एक है ना, आपको नीचे आने के बाद आपको वॉल्यूम फिर से आपको वॉल्यूम नीचे बताना पड़ता है कि भाई मेरे वॉल्यूम्स कौन कौन से रहने वाले। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई जो मेरा वॉल्यूम है वो DB डेटा नाम से, ठीक है। एंड हाँ, एक स्मॉल करेक्शन, यहाँ पे ना आप तभी इसको यूज करना जब आप ऐसा यूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम का यूज नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग को इसका जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डॉकर वॉल्यूम, अगर हम लोग ऐसा यूज करेंगे DB डेटा डायरेक्टली, तो हम लोग को इसका जरूरत है। तो आपको सिखाने के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वॉल्यूम को रन करते हैं। तो अब पहले देख लेते कि भाई कुछ चल रहा है क्या। हाँ चल रहा है, तो इसको हटा देते हैं। एंड कोड में भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब MariaDB नाम है सर्विस का। तो यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे लोकल उसको हटा के MariaDB लिख देते हैं। अब सीधा MariaDB से कम्युनिकेट करेगा वो। तो यहाँ पे जो नाम था वही नाम डायरेक्टली इट्टो वहीं पे यूज करना। तो नेटवर्क्स एंड यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क होगा हमारा, जो कि ब्रिज टाइप का होगा, ठीक है। तो हमने नेटवर्क भी प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया। यहाँ पे एक्सटर्नल वगैरह भी चीजें होती है, तो आपको यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में। रन करते हैं, तो बहुत इजी कमांड इसका लिखने का, डॉकर कंपोज भाई अप कर लो एंड इतना ही कमांड होता है। लेकिन सीन कैसा ना, हम लोग को इमेज को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने कुछ चेंजेस किया ना इसके अंदर। तो हम लोग डालेंगे डायरेक्ट माइनस बिल्ड। तो देखो इसने बिल्ड किया, थोड़ा ऊपर जाते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इसने क्या किया, एक इमेज बनाया, बिल्ड किया, नेटवर्क बनाया आपके लिए, वॉल्यूम बनाया, कंटेनर बनाया, 2 कंटेनर बनाया, अटैच किया, अच्छा अटैचिंग टू दी बैक एंड, एंड मतलब उसने नेटवर्क को अटैच किया दोनों के अंदर। एंड यहाँ पे बिल्ड होने के बाद ये चल गया, और फिर बाद में ये आपका बाकी चीजें भी चल रही है। तो अगर मैं ब्राउजर पे आऊँ एंड यहाँ पे मैं आके यहाँ पे लिखूँ, कौन सा था अपना, लोकल होस्ट 5000, देखो MariaDB इज कनेक्टेड, चल रही है चीजें। लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसको बैकग्राउंड पे कैसे डाले, तो कुछ नहीं भाई, इसको हटाओ यहाँ से एंड यहाँ पे -D कर दो। -D कर दिया, तो -D करने से क्या हुआ, वो बैकग्राउंड पे चले गया। तो इफ यू सी, ये देखो एक प्रॉपर कैसा बन गया। तो माई ऐप नाम है, इसके अंदर अगर आप आते हो ये से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई MariaDB भी चल रहा है एंड बैकएंड भी चल रहा है। MariaDB का पोर्ट एक्सपोज नहीं है, बैकएंड का एक्सपोज है। आप कर सकते हो, आपको एक्सपोज करना है तो। हाँ, अगर आपको ये जो स्टैट्स है अगर आपको देखना है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, डॉकर स्टैट्स STATS, कि आपको लाइव स्टैट्स दिखाएगा कि भाई कितना नेटवर्क यूजेज हो रहा है, कितना CPU यूजेज हो रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। अभी आप बोलोगे कि भाई मेरा एक बार तो बन गया, मेरा बिल्ड हो चुका है, मुझे बार बार बिल्ड नहीं करना है, बार बार बिल्ड क्यों हो रहा है। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप एक काम करो, इसको हटा लो और डायरेक्टली कंपोज अप यूज कर लो। तो ये क्या करेगा, बिल्ड नहीं करेगा, डायरेक्ट रन करेगा। अभी ये रनिंग स्टेज के ऊपर है। अब आप बोलोगे कि रोहन भाई आपने जैसा बताया था ना कि कंटेनर को किल करते हैं, तो कंपोज को यहाँ पे डाउन कैसे करेंगे, मतलब मेरे को भी इसको भी किल करना है, सब बंद करना है। तो उसके लिए कमांड होता है डॉकर कंपोज डाउन। कुछ नहीं, इतना मैंने किया, डॉकर कंपोज डाउन एंड ये डाउन हो गया, तो पूरा का पूरा चले गया। अब करना है डॉकर कंपोज अप -D एंड ये क्रिएट हो गया, अप हो गया, ठीक है। देखो अप हो गया, फटाक से अप हो गया एंड यहाँ पे चालू हो गया। तो कितना इजी है कंपोज, इतना ही इजी है भाई। कंपोज के अंदर और भी चीजें आती है, कीवर्ड्स एक्सटर्नल आता है, फिर मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स के लिए आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो आप उसे पढ़ सकते हो इफ यू वांट। बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा आपको पता है आप है ना यहाँ पे ENV फाइल को भी पास कर सकते हो, जैसा हम लोग लिख रहे थे ना -ENV फाइल, तो ये चीज को आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हमने तो यहाँ पे पास ही नहीं किया ना, तो ऐसा लिखने का ENV फाइल, एंड ENV फाइल कौन सी आपकी .env जो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब क्या होगा, आपका ENV फाइल भी पास हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। एंट्री पॉइंट कर सकते हो, एक एंट्री पॉइंट होता है कि आपका एंटर कहाँ से हो, तो आप एंट्री पॉइंट डाल सकते हो। फिर आपको कुछ कमांड्स पुश करने की, भाई अगर ये चला तो सबसे पहले ये वाला कमांड तो चलना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा स्लीप इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उस कमांड को पुश कर देगा। देखते चला कि क्या होगा, डाउन एंड डॉकर कंपोज अप। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इसको अप डाउन करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं किया, अप डाउन कराया एंड यहाँ पे वो कमांड चल गया होगा। बैकएंड में जाता हूँ, वी वॉन्ट सी एनी लॉग्स, क्योंकि वही कमांड चल रहा है, अपना वाला कमांड चला ही नहीं। देखो ये नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी वाला कमांड फायर हो चुका है, स्लीप इन्फिनिटी वाला।
तो इसकी जगह मैं अगर डालता हूँ एको हाई कोटेरा, प्लीज सब्सक्राइब डाल देते हैं, सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर कंपोज एंड डॉकर कंपोज अप माइनस माइनस बिल्ड। तो इसने क्या किया, बिल्ड किया। एंड इफ वी सी बैकएंड के अंदर को हाई प्लीज सब्सक्राइब करके कमांड फायर हो गया। तो उसने क्या कर दिया, इसको फायर कर दिया और बाकी क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो आप ऐसा कमांड भी कर सकते हो, आप कमांड भी डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे ना आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि हमने डाला डिपेंड्स ऑन MariaDB, बट डिपेंड्स ऑन MariaDB तो ठीक है, मतलब MariaDB अगर चालू हो गया तो वो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है उसकी, तो आप ऐसा डाल सकते हो कि कंडीशन अगर वो सर्विस हेल्दी है तो ही इसको चलाओ, अगर वो सर्विस हेल्दी नहीं है तो मत चलाओ। तो यहाँ पे हेल्थ चेक होता है। तो बेसिकली आप ऐसे हेल्थ चेक को डाल सकते हो एंड उसके बाद वो टेस्ट होगा हर एक कुछ सेकंड के ऊपर एंड आपका ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद में आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी चीज है जिसको आप कर सकते हो। तो हम लोग अब फिलहाल के लिए हम लोगों ने डाला डिपेंड्स ऑन MariaDB डायरेक्टली। अभी हम लोग थोड़ा और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से कि मुझे इसके रिसोर्सेज के ऊपर कुछ लिमिटेशन करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे डालना है डिप्लॉय एंड डिप्लॉय के बाद में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई रैम कितना यूज होगा, फिर आपका CPU कितना यूज होगा। तो उसको बताने के लिए कीवर्ड होता है रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस। रिसोर्सेज में जाने के बाद में यू कैन पुट अ लिमिट कि भाई एक काम करो, लिमिट डालो। किसके ऊपर लिमिट डालना है, जो सीपीयूज है, नंबर ऑफ सीपीयूज कितने यूज होंगे। तो लोग एक काम करो 0.5 यूज करो। ठीक है, मेमोरी इतना ही यूज करो और इतना रिजर्वेशन करके रखो। एक काम करते इसको हटा लेते, फिलहाल के लिए हम लोग इतना देखते हैं। तो इसको रन करते तो आपको यहाँ पे एक्चुअली लिमिट्स लिखना है, ना कि लिमिट। तो इट विल बी लिमिट्स एंड एंटर करते हैं तो यू विल सी कि भाई चालू हो गया। डॉकर स्टैट्स करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो 256 MIB का लिमिट है, मेगाबाइट्स एंड GIB का इसके ऊपर लिमिट है। हम लोगों ने एक के ऊपर ही लिमिट लगाया है ना, तो ये लिमिट के अंदर चल रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि कभी भी आपका सिस्टम का रिसोर्स खा नहीं जाएगा। अभी मेरा 32 GB रैम है जिसमें से मैंने 16 GB डॉकर को दे के रखा हूँ। ये रैम अगर मैंने यहाँ पे लिमिट इसका नहीं लगाऊंगा डॉकर का, तो 16 GB पूरा खाने लग जाएगा। लेकिन मेरी बाकी सर्विसेज पे भी तो असर पड़ेगा ना। क्या हो अगर मेरे डेटाबेस पे बहुत ज्यादा लोड आ गया, क्या हो अगर मेरे बैकएंड पे बहुत ज्यादा लोड आ गया। मुझे लिमिट करके चलना है ताकि मेरा सिस्टम हैंग ना हो जाए, ताकि मेरा सर्वर एटलीस्ट बंद ना हो जाए, मैं एक्सेस ऐसा नहीं हो कि इतना ज्यादा लोड आ गया कि भाई मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा मेरे सिस्टम को, क्योंकि CPU इतना स्पाइक हो गया, रैम इतना स्पाइक हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिसोर्सेज का लिमिट लगा सकता हूँ। तो आप सेम चीज नीचे भी लिख सकते हो, तो आपके डेटाबेस के ऊपर भी लिमिट लग जाएगी। एक और आपको है ना, एक फेल का मैकेनिज्म होता है, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो रीस्टार्ट ऑन फेलियर। तो अब क्या होगा ना, इसमें आपका एप्लीकेशन कभी भी फेल करेगा तो वो सीधा उसको रीस्टार्ट कर देगा। आप बोलोगे कि अरे क्या सच्ची ऐसा काम करता है क्या। तो एक काम करता हूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो एक राउट बनाते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे किल का कोड कर लिया है, वापस से बिल्ड करके अब करते हैं। अगर मैं इसको क्रोम पे ओपन करूँ, देखो यहाँ पे आ गया है एंड मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ तो अपना सर्वर चल रहा है। ठीक है, बट वही अगर मैं इसे साइड बाय साइड एक काम करते, डॉकर है इसको ओपन करते, डॉकर एंड मैं यहाँ पे इसको किल करता हूँ, तो यू विल सी कि जो बैकएंड है यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये चीज इतना ज्यादा क्विक होता है ना कि समझ में भी नहीं आता है। देखो मैंने इसको रिस्टार्ट किया, अभी क्या होगा, देखो 0 पे सेट हो गया, फिर से चालू हो गया, बट ये एक्चुअली चल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, डॉकर बार बार रीस्टार्ट कर रहा है। देखो मैंने किल किया, सेकंड हुआ, 7 के बाद अभी वापस से 0 पे चले आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो डॉकर है वो एक्चुअली इसको रीस्टार्ट कर रहा है किल वाले मैकेनिज्म के ऊपर। तो कैसा होता है ना, रीस्टार्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज होती है। तो मैं थोड़ा रीस्टार्ट पॉलिसीज के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे इफ यू सी, एक होता है नो, नेवर रीस्टार्ट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा रीस्टार्ट नो, तो इसका मतलब क्या होगा ना, वो कभी रीस्टार्ट नहीं होगा। डाई हुआ तो सीधा डाई हुआ। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है कि डजेंट मैटर कि वो स्टॉप कैसे हुआ है। ठीक है, मतलब क्या वो फेल हुआ है या फिर मैंने खुद से इसको स्टॉप किया है, तो वो मैटर नहीं करेगा, वो हमेशा इसको रीस्टार्ट करेगा। तो अगर मैं इसको ऑलवेज पे सेट करता हूँ तो उसके इसमें कोड का कोई एरर हो गया हो या फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का मे भी कुछ सीन हो गया हो, शायद प्रोसेस डाई हो गया हो या कुछ भी हुआ हो, वो क्या करेगा, वो हमेशा इसको रीस्टार्ट करेगा ऑलवेज के केस पे। फिर आता है अनलेस स्टॉप। तो ये क्या करता है, रीस्टार्ट अनलेस यू मैनुअली स्टॉप। तो जब तक आप खुद से इसको स्टॉप नहीं करते तब तक ये हमेशा रीस्टार्ट होगा। ठीक है, ये वाला इसका केस है। एंड ये एक ऑन फेलियर। तो ये वाला जो हमने अभी देखा जो स्टार्ट में था, ऑन फेलियर। ऑन फेलियर मतलब क्या होता है कि तभी रीस्टार्ट करो अगर उसका एग्जिट कोड 0 नहीं है। तो 0 का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका प्रोसेस एग्जिट होता है तो हमेशा कोड दे के जाता है। ठीक है, 0 मतलब होता है कि भाई सेफली उसने एग्जिट कर लिया, तो ये 0 तभी यूज होता है। तो अभी जब मैंने यहाँ पे मैंने किल का कोड लिखा तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 1, मतलब भाई कुछ तो हुआ है, इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स कुछ तो क्रैश वगैरह हो गया है। तो उस केस में क्या करेगा, रीस्टार्ट कर देगा, क्योंकि इट्स अ नॉन जीरो थिंग। बट अगर मैं यहाँ पे 0 के साथ एग्जिट करूंगा, 0 यहाँ पे डालने के बाद, तो वो उसे कभी रीस्टार्ट नहीं करेगा। तो उसे कंसिडर क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा कि भाई नॉर्मल चीजें, नॉर्मल से एग्जिट हो गया तो रीस्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। तो ये 4 पॉलिसी है जिसको आप अपने से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है रीस्टार्ट पॉलिसी।
ऑफ द डॉकर कंपोज। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लॉगिंग के ऊपर कि भाई लॉगिंग को कैसे स्टोर करें। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉगिंग को करने के लिए ना यहाँ पे आप लिख सकते हो सर लॉगिंग, एंड लॉगिंग का अलग अलग ड्राइवर होता है। तो एक है आपके पास जेसन ड्राइवर। हम लोग ने यहाँ पे लिखा कि भाई मैक्स साइज 10 MB का होगा, मैक्स फाइल 3 होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया, एंड लॉगिंग जेसन फाइल के अंदर होगी। अब मैं अगर इसको रन करूँ बिल्ड होने के बाद में, तो यू विल सी कि भाई आपका लॉगिंग भी होने लग जाएगा। आप सोचोगे कि भाई ये मैक्स फाइल क्यों है, 3 फाइल का मतलब क्या, लॉग तो एक ही होता है। तो कैसा होगा ना, ये बोल रहा है कि भाई हर एक फाइल के अंदर मैक्सिमम आप सिर्फ 10 MB तक का लॉग स्टोर कर सकते हो, एंड जैसे ही इतना ये साइज रीच हो जाता है 10 MB के ऊपर, उसके बाद आप नया फाइल बना लो, उसके बाद उसको यूज करो, फिर वो खत्म हो गया तो नया फाइल बना लो। तो आप ऐसा करके इसके अंदर कर सकते हो। अब सवाल आता है कि आप डॉकर के जो लॉगिंग की जो फाइल है आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो कैसा होता है ना, डॉकर के जो फोल्डर्स है, जो आपके सिस्टम के अंदर फोल्डर्स है, उसके अंदर जाने के बाद में आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो, उस फाइल्स को डायरेक्टली वहां पे आपको लॉगिंग मिल जाएगा। बाकी तो आप अपना डॉकर का कमांड भी यूज करते ही हो, डॉकर लॉग्स वगैरह करके। तो डॉकर कंपोज लॉग्स अगर मैं डालूं तो यहाँ से भी आपको डॉकर लॉग्स मिल जाएंगे, एंड -F अगर यूज करेंगे तो लाइव लॉग्स अपने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लॉग्स देखने हैं, आपकी इच्छा है कि भाई नहीं मेरे को तो लॉग्स देखने ही है, तो एक काम करो, आप है ना डोजल यूज कर लो। डोजल किसी ने बनाया हुआ है, जो कि इसको आप यूज कर सकते हो आराम से। तो एक काम करते हैं, लॉगर है ना, दोनों के ऊपर लगा लेते हैं, मारिया डीबी पे भी लगा लेते हैं, एंड इसके ऊपर भी लगा लेते हैं, दोनों पे लॉगर लगाएंगे, एंड इसको हम लोग अप डाउन कर लेते हैं। तो डोजल क्या होता है ना, ये आपको एक वेब इंटरफेस देता है, ठीक है, जो आपके डॉकर को यहाँ पे यूज करा है। वॉल्यूम क्या है ना, डॉकर का सॉक फाइल होता है, ठीक है। तो सॉक फाइल को वो यूज करेगा, एंड उसको यूज करते हुए आपके जो लॉगिंग है उसको आपको लाइव दिखा पाएगा वेब के ऊपर, ठीक है। तो यू विल सी कि भाई अपने पास यहाँ पे डोजल चालू हो चुका है। तो ये 888 पोर्ट के ऊपर चल रहा है, आई मीन 4x8 के ऊपर चल रहा है वो डोजल। तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे देखो CPU यूजेज दिखा रहा है, आपका रैम यूजेज दिखा रहा है, बहुत अच्छे से सारी चीजें दिखा रही है। यहाँ पे बैकएंड दिखा रहा है, मारिया डीबी दिखा रहा है, एंड इसके लॉग्स दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से आने के बाद में आप यहाँ पे देख पाओगे कि भाई ये डोजल के लॉग्स है, ये बैकएंड के लॉग्स है ना। एंड अगर बैकएंड्स के ऊपर कोई भी लेट से कोई रिक्वेस्ट करता है, अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखो लाइव लॉग्स आया। मैं इसको 2 बार रिक्वेस्ट किया, देखो लाइव लॉग्स आया। तो मतलब लाइव लॉग्स देख सकते हो। क्या ये लॉग्स उड़ जाते हैं? तो नहीं, देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, बट लॉग्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ। एंड यहाँ पे मर्ज इनटू वन स्ट्रीम भी है, मतलब आप एक साथ देख सकते हो कि भाई MariaDB के लॉग्स है, बैकएंड के लॉग्स है, तो आप ऐसा एक साथ में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी वाली चीजें हैं। तो आप डॉजल करके एक आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। आप एक एक करके भी यहाँ से देख सकते हो। ऊपर मेमोरी भी दिखा रहा है, हर एक का मेमोरी दिखा रहा है कि भाई कौन सा है। यहाँ पे आप अलग अलग लेवल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो डॉजल के साथ में। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, तो अगर आपको लाइव लॉग्स देखने हैं तो। अब हम लोग बहुत ही तगड़ी चीज सीखने वाले हैं कि भाई आप कैसे अपने डॉकर के इमेज को वेब के ऊपर डाल सकते हो ताकि दूसरे लोग यूज कर सके। जैसे कि इस केस में आपने देखी कि भाई डॉजल किसी ने बनाया हुआ था, कुछ नहीं करना पड़ा, इमेज का नाम लिखा, पुल हो गया, यूज हो गया। MariaDB किसी ने किया हुआ था, कुछ नहीं लिखा, इमेज का नाम लिखा, यूज हो गया। अब आप चाहते हो कि भाई आपका जो बैकएंड है वो शायद कोई और यूज कर पाए, या फिर आपने कुछ अलग चीज बनाया हो तो वो कोई और यूज कर पाए, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ना पहले डॉकर को लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है डॉकर लॉगिन, एंड यहाँ पे ये लॉगिन के लिए इसने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इस लिंक के ऊपर जाओ और चुपचाप से कोड को डाल दो। इस लिंक पे गया, एक्टिवेट पे क्लिक किया, बोल रहा है कि वन टाइम कोड डालो। तो ये वाला वन टाइम कोड है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, एंड यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म किया, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक काम करो, आप है ना यहाँ पे लॉगिन कर लो। तो मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम रख लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको एक कोड आएगा, वो कोड डाल दो। वेरीफाई पे मैं क्लिक करूंगा, एंड देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब मेरा डॉकर लॉगिन हो गया। VS कोड में देखते ये हुआ क्या, तो ये भी आई गेस लॉगिन हो चुका है। एक बार देख लेते डॉकर लॉगिन क्लिक करके। तो देखो यहाँ पे मेरा यूजर नेम लिख के आ गया है, मतलब मैं लॉग्ड इन हूँ अभी। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा ना, जो हमने इमेज बनाया है इसको हमें पुश करना है। तो बहुत इजी कमांड है, हम लोग को इसके लिए यूज करना पड़ेगा डॉकर टैग। डॉकर टैग लिखने के बाद में जो आपने अपने लोकल के ऊपर इमेज का नाम रखे हो, जो कि मेरे केस में है माई ऐप बैकएंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको अपने नाम दे दिए। फिर आपको अपना यूजर नेम लिखना है। तो मेरा यूजर नेम था रोहन प्रजापति II स्लैश स्लैश करने के बाद में आपको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो मैं सेम ही नाम दे देता हूँ, एंड मैं एंटर कर देता हूँ। तो आपने टैग लगा दिया। ये टैग कहाँ यूज होता है, जब आप इसको पब्लिश करोगे तो आप कौन से नाम से पब्लिश करना चाहते हो, ये वो चीज है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई वर्जन है इसका 1.0.0। तो मैंने एंटर किया तो इसका ये वर्जन बन गया, क्योंकि आपने देखे रहोगे कि यार बहुत सारे वर्जन होते हैं। एक लेटेस्ट था, है ना, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, डॉजल का भी लेटेस्ट वर्जन है। व्हाट इफ आपको वर्जन अगर चेंज करना रहा तो
इसके लिए लोग यहाँ पे वर्जनिंग भी मेंटेन करते हैं। ये करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है डॉकर पुश, एंड पुश लिखने के बाद में आपने यहाँ पे जो नाम दिए थे इस नाम को बस कॉपी कर लो एंड यहाँ पेस्ट करो और एंटर कर लो। तो अब ये क्या करेगा, ये इस चीज को पुश करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेगा पुश होने के लिए, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो ये हमारा हो चुका है पुश। डॉकर की वेबसाइट पे जाते हैं फटाक से, hub.docker.com एंड साइन इन कर लेते। तो यहाँ पे यू विल सी कि देखो मेरा यहाँ पे आ चुका है, इमेज बन के आ गया। अब ये पब्लिकली अवेलेबल है किसी को भी यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये वर्जन 1 है। तो कितना इजी हो गया इसको डेवलप करना। अभी अगर किसी को भी इसको यूज करना है तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है एंड मैं डायरेक्टली पुल की जगह रन एक्चुअली यूज करता हूँ। एंड क्योंकि मेरे को माइनस पोर्ट को भी यूज करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 5000:5000 एंड एंटर। तो अब ये क्या करेगा ना, पुल करना शुरू करेगा एंड बहुत फटक से पुल कर लिया। एक्चुअली मेरे सिस्टम पे पुल था एंड ये एक्सपोज हो गया 5000 पोर्ट के ऊपर। तो इफ आई ट्राई टू रन दिस तो मोस्टली इसको नहीं मिलेगा MariaDB, तो वो बोलेगा कि भाई नहीं है, तो फिर एरर दे दिया। बट हाँ, अभी जो अपना चल रहा है वो ये वाला चल रहा है जो कि पब्लिश हुआ है। तो ये हमने सीखा भी एंड टू एंड कि भाई डॉकर क्या होता है, कंपोज क्या होता है। हम लोगों ने कंपोज को बहुत अच्छे से सीखा एंड पब्लिश भी करके देखिए कि डॉकर हब पे कैसे पब्लिश करते हैं। आप अपने रेपोजिटरी को यहाँ से सेटिंग में से प्राइवेट भी कर सकते हो अगर चाहिए तो। देखो यहाँ पे मेक प्राइवेट है ताकि बाकी लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे फिर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मैं आगे और भी ऐसे क्रैश कोर्सेस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।